नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी सर्दियाँ बड़े मज़े से और सेहतमंद तरीके से जा रही होगी। मैं भी बहुत सही हूँ और लगभग 1 महीने के बाद मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा और इसके लिए आपने मुझे मेल्स किए और कि आपको नई कहानी का इंतज़ार है, मैसेजेस किए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। असल में चैनल पर कॉपीराइट इशू आया था, वो आया था कसप नावल पर। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक अपील करूं कि मतलब ये जो उन्होंने कॉपीराइट इशू लगाया मेरा चैनल सस्पेंड कर रहे हैं वो गलत है। उसके लिए वीडियो बनाना था, तो मैंने वो वीडियो बनाया, दिया और उनका अप्रूवल आया और चैनल सस्पेंड नहीं हुआ। बिल्कुल आप लोगों की दुआओं की वजह से ही, आपके प्रेम की वजह से। तो मैं थोड़े दिन इंतज़ार कर रही थी वो अपील बनाने में, उसका रिस्पॉन्स आने के लिए। और थोड़ा ऐसे ही फिर मैं सोचने लगी कि अब मैं कौन सा, जब अप्रूव हो गया और चैनल सस्पेंड नहीं हुआ, तो फिर मैं सोचने लगी अब कौन सा नावल पढ़ा जाए। वो सोचने में और इन सब कामों में थोड़ा 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 करके बहुत सारा लेट हो गया। ऐसे ही होता है, जो काम हम रेगुलर करते हैं तो सही से चल रहा होता है और एक बार थोड़ा सा उसमें बीच में कुछ रुकावट आ जाए या हम छोड़ दें तो वो बैकडोर चला जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। लेकिन हाँ, आप सबके आशीर्वाद से चैनल बच गया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और फिर मैंने सोचा कि कौन सा नावल पढ़ा जाए। सुरेंद्र मोहन पाठक जी का तो काफ़ी सारे नावल्स हो गए, प्रकाश भारती भी पढ़ लिया थोड़ा सा, वेद प्रकाश शर्मा जी का भी एक नावल पढ़ा है। तो सौमित्र घोष बहुत समय से कह रहे थे कि कर्नल रंजीत की कोई कहानी पढ़ी जाए, तो इसलिए अब की बार मैं उन्हीं की पसंद का एक नावल, सौमित्र घोष की पसंद का नावल लेकर आई हूँ, हत्या का नाटक। उम्मीद करती हूँ आप सब इसे पसंद करेंगे, अपना प्रेम देंगे, स्नेह देंगे, अपनी जो आप की राय है उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से सामने रखेंगे और मैं उसे बड़े सीरियसली लेती हूँ। और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग साथ बने रहे। आजकल के टाइम में देखिए, किसी की तारीफ़ करना ना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग इतना ज़्यादा फॉल्ट फाइंडिंग में लगे रहते हैं, मतलब मैं भी बहुत करती हूँ। हमारा नज़रिया एक ऐसा हो गया है कि हम दूसरे को देखते हैं तो हम ये नहीं देखते इसमें अच्छा क्या है। हमारा एक नज़रिया होता है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। ये कभी कभी सही होता है, लेकिन ज़्यादा इस तरह का एटीट्यूड रखना हमारी पर्सनैलिटी को ख़राब करता है, हमारा व्यक्तित्व थोड़ा ख़राब होता है। तो ऐसे माहौल में अगर आप अपना कीमती समय निकाल कर मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी की तारीफ़ करना ये बहुत ही काबिले तारीफ़ वाली बात है कि आप कर रहे हैं ऐसा, तो मैं इसके लिए बहुत तहे दिल से आपकी शुक्रिया हूँ। और आप सब लोगों का जिन्होंने कमेंट्स किया, मेल किया, और आप सबके नाम मैं पढ़ना चाहूँगी बहुत दिनों बाद। अ, तो शुरू करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के मैं नाम मिस हो गए, तो प्लीज़ आप उसे माइंड मत कीजिएगा, या किसी का नाम प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जाए तो प्लीज़ उसे भी अनदेखी कर दीजिएगा, मेरा कम ज्ञान समझकर है ना, क्योंकि कई बार सबका बोलना और लिखने में हो जाता है फ़र्क। तो SB4633, आचार्य मिश्रा, विकास त्रिपाठी, बलजीत सिंह, प्रगति सिंह, विराट अरोड़ा, ईश्वर दत्ता टोंगर, श्रेया हेनली, पुष्कर काफले, दीप्ति सेंगर, बारीक करीम, खिलेश वर्मा, स्माइल टू सक्सेस, उमेश मेहरा, सौमित्र घोष, उन्हीं की फरमाइश का ये नावल है जो मैं पढ़ रही हूँ। सबबिरमू दास, ट्रू 9324, मिस्टर सुरेंद्र बरेटा कॉमेडी, जगविंदर सिंह, भूमिराज, अभय मनोट, रियल रावत, कुलदीप पंजाबी, S शर्मा, वीरेंद्र जैन, राजेश, इंद्रजीत परदेसी, हेमराज रायदास, अमित भारती, जय हिंद, प्रहलाद, आशीष, विजय कुमार, सविता जैन, BH चौहान, हर्षा पठारे, विजय सिंह राठी, गुरप्रीत सिंह, उन्होंने बहुत सारी मेल की, धन्यवाद आपका। कार्तिक रिलेटर्स, फाल्गुनी बेन पटेल, शालू, मिथिकल अमित, करण अरोड़ा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथ बने रहने का, और उम्मीद करती हूँ आप इस नावल को ही पसंद करेंगे और अपनी
जो वैल्यूएबल राय है, कमेंट्स हैं, वो ज़रूर भेजेंगे। जिन लोगों की पसंद के नावल मैं अभी नहीं पढ़ पाई वो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और मैं बस आप लोगों का ऐसे प्यार बने रहे, हम साथ बने रहे, और क्या चाहिए। तो अब शुरू करेंगे नावल। धन्यवाद। तो पेश है आपके सामने कर्नल रंजीत का लिखा हुआ नावल हत्या का नाटक। वो लपक कर स्टडी रूम के अंदर पहुंचा। दरवाजे में कदम रखते ही ट्रे उसके हाथ से छूट गई और एक जोरदार लंबी चीख उसके मुंह से निकल गई। उसने देखा कि उसके मालिक अपनी कुर्सी में इस तरह बैठे थे कि उनका सर बाईं ओर ढलका हुआ था। दोनों बाहें कुर्सी से नीचे लटकी हुई थी। उनकी टांगें आगे की ओर कुछ इस तरह फैली हुई थी कि उनके पेट का उभार कुछ और अधिक नुमाया हो उठा था। मालिक के माथे के ऊपरी हिस्से से अभी तक खून रिस रहा था। उनका चेहरा खून से भर गया था। मेजर बलवंत और सुनील की कारें फर्राटे भरती हुई चली जा रही थीं। दोनों कारें धूल से अटी हुई थीं। जगह जगह सड़क टूटी पड़ी थी, जिसके कारण कारें सड़क से पटरी पर उतारनी पड़ती। धूल भरे रास्ते पर कारों के पहुंचते ही धूल के बादल उठते और कारों पर जमी धूल की परतों पर एक और नई परत चढ़ जाती। रास्ते में पेट्रोल पंप बहुत दूर दूर मिलते, इसलिए वो सतर्कता के नाते हर पेट्रोल पंप पर कारों की टंकियां फिर पूरी भरवा लेते। रास्ते में फिर पेट्रोल पंप आया तो दोनों कारें उसके अहाते में चली गईं। सब लोग कारों से उतर आए। सुधीर और सुनील पेट्रोल भरवाने लगे। मेजर बलवंत ने सिगार सुलगाया और मालती के पास आकर बोले, मालती, तुमने बेकार ही मुझे ऐसी प्रतियोगिताओं में उलझा दिया है। अब मुझे ये अच्छी नहीं लगती। तुमने मुझे अगर बताया होता ना कि राइफल शूटिंग की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तुम मेरे नाम से फॉर्म भरकर भेज रही हो। प्रतियोगिता से 4 दिन पहले मैं आपको ये बताकर आश्चर्य में डालना चाहती थी, मालती ने बड़े भोलेपन से कहा। शायद तुम नहीं जानती मालती, अब मैं ऐसे कंपटीशन से दूर रहने लगा हूँ। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं इनमें भाग लेकर दूसरों को उनके अधिकार से वंचित कर रहा हूँ। पहले तो मैं राइफल शूटिंग, तीरंदाजी और मुक्केबाजी की प्रतियोगिताओं में भाग लिया करता था, लेकिन अब मेरा जी नहीं चाहता। तुम्हें तो मालूम था ना कि मैं कितनी ही ऐसी प्रतियोगिताओं के निमंत्रण पत्र वापस भेज चुका हूँ, लेकिन तुमने मुझे एक बार फिर उलझा दिया। मेजर ने सिगार का कश लगाते हुए कहा। मेजर साहब ठीक ही कहते हैं मालती। मैं स्वयं ये महसूस करती हूँ कि जब कंपटीशन में भाग लेने वाले लोगों को ये पता चलता होगा कि मेजर साहब भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो ज़रूर कहते होंगे कि मेजर साहब हर जगह अपनी टांग अड़ा देते हैं। डोरा बोली। तुम मेरी भावनाओं को समझ पाई हो डोरा। खैर, मैं मालती का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए चलाया। मैं मालती की भी बात रखूँगा और अपनी भी। आप अपनी कौन सी बात रखेंगे? सोनिया ने पूछा। मैं प्रारंभिक प्रतियोगिता में ही हार जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो सोचिए, अगर आप प्रारंभिक प्रतियोगिताओं में हार जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि मेजर साहब राइफल चलाना भूल गए। सोनिया ने कहा। अच्छा सोनिया, अगर तुम्हें मेरा शुरू में हारना पसंद नहीं तो मैं फाइनल में हार जाऊंगा, ताकि मेरा प्रतिद्वंदी अपना अधिकार प्राप्त कर सके। सुनील और सुधीर कारों में पेट्रोल भरवा चुके थे। मेजर, डोरा, मालती और सोनिया कारों में जा बैठे। कारें पेट्रोल पंप के आहते से निकलकर सड़क पर आ गई और फिर स्पीड में चलने लगी। कर्नाटक राज्य में टीपू सुल्तान की शताब्दी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही थी। कर्नाटक सरकार के शिमोगा नगर में युद्ध कला की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मेजर बलवंत अपने साथियों के साथ शिमोगा जा रहा था। बम्बई से रवाना होने से पहले ही उसने शिमोगा के स्प्रिंग टाइम होटल में एक स्वीट रिजर्व करवा लिया था। रात के 9 बजे वे शिमोगा से केवल 30 किलोमीटर दूर रह गए थे। शिमोगा का 3 स्टार स्प्रिंग टाइम होटल रोशनियों से जगमगा रहा था। होटल की दूसरी मंजिल पर 28-29 साल के एक नौजवान ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसके कमरे का नंबर 219 था। एक झुरझुरी सी लेकर वो अपने कमरे में चला गया। वो कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। उस युवक का नाम श्रीकांत था। उसने कदमों की हल्की आहट सुनी। 22-23 साल की एक लड़की मुस्कुराती हुई उसके कमरे में आई। लड़की का बदन मांसल, आंखें बड़ी बड़ी और भूरी थी। वो अपनी कमर को बहुत लचका कर चलती थी। वो सर को झटक कर अपनी लटों को झटकती रहती। उसका नाम अमीता था।
वो श्रीकांत के साथ वाले 220 नंबर कमरे में रहती थी। सुबह श्रीकांत के जाने से पहले और शाम को लौटने के बाद वो खुद ही उसके कमरे में चली आती। श्रीकांत जानता था कि अमीता उसके पास आने का निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन अमीता उसके निकट आने की जितनी अधिक कोशिश करती वो उतना ही दूर हो जाता। श्रीकांत के कमरे में कदम रखते ही अमीता ने कहा, आज तो बहुत देर से लौटे श्रीकांत, कुछ परेशान भी दिखाई दे रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? धन्यवाद, इस समय मैं एकांत चाहता हूँ अमीता। ओके, गुड नाइट, अमीता ने कहा और कमर लचकाती हुई दरवाजे की ओर मुड़ गई। गुड नाइट, श्रीकांत ने कुछ बुझे हुए अंदाज में कहा। अमीता के जाने के बाद श्रीकांत अपने कमरे में टहलने लगा। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। 2 मिनट के बाद उसने तेज तेज कदमों की आहट सुनी। एक बूढ़ा श्रीकांत के कमरे में आया और आते ही उसकी पतली पतली उंगलियों से श्रीकांत की बाह पकड़ ली। श्रीकांत ने उस बूढ़े को होटल में पहले कभी नहीं देखा था। वो बूढ़े की इस हरकत से बहुत हैरान हुआ। बूढ़े ने 10 साल पुराने फैशन का सूट पहन रखा था। उसके सर पर सफ़ेद बालों के गुच्छे थे। बदन दुबला पतला था। बूढ़ा होते हुए भी अभी तक चेहरे पर झुर्रियाँ स्पष्ट रूप से नहीं उभरी थीं। उसका सर नंगा था और चेहरे पर हल्का पीलापन छाया हुआ था। क्षमा कीजिए, मैं आपके लिए अपरिचित हूँ, बूढ़े ने बुरी तरह हांफते हुए कहा। आप क्या चाहते हैं? श्रीकांत ने पूछा। मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। कितने रुपए चाहिए आपको? नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे आर्थिक सहायता मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो थोड़ी देर के लिए आपके कमरे में शरण लेने के लिए आया हूँ, बूढ़े ने बहुत ही अनुनय भरे स्वर में कहा। क्यों? आप पुलिस से डरकर भागे हैं? नहीं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपके कमरे में शरण लेने क्यों आया हूं, आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। आप मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकने दीजिए, मेरी जान बच जाएगी। क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी कृपा से किसी के प्राणों की रक्षा हो जाए? हाँ, आप गलत आदमी के पास आ गए हैं। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। मेरे अंदर की आवाज़ मुझे आप तक लाई है, इसलिए मैं कैसे मान लूँ कि मैं एक गलत आदमी के पास आया हूँ। मुझे बस थोड़ी देर के लिए यहाँ छुपने दीजिए। कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। कमरे की खिड़की में से ताज़ी हवा आ रही थी, जिससे बूढ़े के चेहरे पर कुछ ताजगी पैदा हो गई थी। श्रीकांत दरवाज़ा बंद करने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। सहसा किसी ने अपना पाँव रखकर दरवाजे के बीच में रखा। फिर एक लंबे चौड़े कद वाला, चौड़े चकले कंधे और बहुत ही चौड़े सीने वाला एक आदमी कमरे में आ गया। उसके पीछे पीछे एक औरत भी कमरे में आ गई। इस औरत की उम्र 38 या 40 साल के पास रही होगी। भरा भरा बदन और ढलती हुई जवानी। इस तरह कमरे में धमकने का क्या मतलब? श्रीकांत ने कहा और फिर बूढ़े की ओर देखने लगा और बूढ़ा थर थर काँप रहा था। अच्छा, तो तुम यहाँ हो हरदेव चाचा? तुम्हें क्या हो गया है चाचा? घर से रूठकर क्यों भाग आए? बुढ़ापे के कारण तुम्हारा तो दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं चाचा, इतना सम्मान करते हैं, आखिर तुम्हें तकलीफ़ क्या है? चलो घर चलो। अब तुम्हारी उम्र इस तरह घर छोड़कर भागने की नहीं है, आराम से घर बैठने की है। चलो, हमसे ज़्यादा सेवा तुम्हारी और कोई ना कर सकेगा, लंबे कद के हट्टे कट्टे आदमी ने कहा। उस औरत ने श्रीकांत की ओर देखकर कहा, आप शायद हरदेव चाचा के मित्र हैं, इनसे कहिए हमारे साथ घर वापस चलें। बूढ़ा चुपचाप खड़ा थर थर काँप रहा था। हम एक दूसरे के मित्र नहीं हैं, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, श्रीकांत ने जवाब दिया। असल में चाचा जी कुछ दिनों से बीमार हैं। बीमारी की हालत में घर से भाग खड़े होते हैं और फिर हमें इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तुम हमसे क्यों उकता गए चाचा? हमारी सेवाओं का ये पुरस्कार ना दो चाचा जी, आओ चलो। ये कहकर उस औरत ने आगे बढ़कर चाचा हरदेव का हाथ थाम लिया। बूढ़े ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कभी घर वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। उसकी आंखों से घृणा बरस रही थी। हम तुम्हें ले जाएंगे चाचा। हम तुम्हें इस बात की कभी इजाज़त नहीं दे सकते कि तुम हमारी बदनामी करते फिरो, आस पड़ोस में हमारी नाक कटवा दो। आप सुन तो चुके हैं, चाचा हरदेव आपके साथ जाना नहीं चाहते। चाचा हरदेव श्रीकांत के पीछे आ खड़ा हुआ। उसने श्रीकांत की कमर में बाहर लपेटकर दूसरे हाथ से कोई चीज़ उसके कोट की जेब में डाल दी। देखिए, आप बीच में मत आइए, इस मामले में आपका कोई संबंध नहीं।
लंबे आदमी ने जरा रूखे स्वर में कहा और चाचा हरदेव की ओर बढ़ा। चाचा हरदेव ने श्रीकांत को पीछे से छोड़ दिया और तेजी से खिड़की की निचली चौखट पर टांग रख दी और अपनी बाहों का जोर लगाकर खिड़की के बाहर कूद गया। चाचा! श्रीकांत के मुंह से निकला। वो तेजी से खिड़की में पहुंचा। उसे नीचे की ओर देखा। उसे पिछवाड़े की रोशनी में चाचा हरदेव गठरी सा बना पड़ा दिखाई दिया। मौत की छलांग! श्रीकांत के मुंह से निकला। उसे हरदेव चाचा के शब्द याद आ गए। उसकी डबडबाई आंखें याद आ गईं। उन्होंने कहा था, क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी कृपा से किसी के प्राणों की रक्षा हो जाए? अचानक श्रीकांत ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत और लंबे कद का वो आदमी अब कमरे में नहीं थे। श्रीकांत जल्दी से कमरे से बाहर निकला। उसे वो दोनों गलियारे में भी नहीं दिखाई दिए। वो सीढ़ियों की ओर लपका। वे सीढ़ियों में भी नहीं दिखाई दिए। उसने लिफ्ट की ओर देखा। लिफ्ट के इंडिकेटर से पता चल रहा था कि लिफ्ट 6ठी मंजिल पर है, यानी कि लिफ्ट से वो दोनों नीचे नहीं गए थे। वो तेजी से दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा। संयोग से होटल का मैनेजर सीढ़ियों के पास खड़ा होटल के हेड वेटर को निर्देश दे रहा था। उसने श्रीकांत को बदहवास देखकर पूछा, क्या बात है श्रीकांत बाबू? श्रीकांत रुक गया। उसने मैनेजर को सारी घटना सुनाई। चाचा हरदेव, लंबे कद के आदमी और उस औरत का होलिया भी बताया। नहीं, ये लोग तो इस होटल में नहीं ठहरे हुए, बाहर से आए होंगे, मैनेजर ने कहा। बूढ़े ने आपके कमरे की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। कुछ भारी आदमी इस दुर्घटना का कारण बने। जब मेजर और सुनील की कारें होटल के लॉन में कार पार्किंग पर पहुंची तो मेजर ने वहां पुलिस की 2 गाड़ियां भी खड़ी देखी। उन गाड़ियों के ड्राइवर पुलिस ड्राइवरों की वर्दी में अपनी गाड़ियों के पास खड़े थे। मेजर ने कार से निकलकर एक पुलिस ड्राइवर से पूछा, क्यों? क्या आज रात इस होटल में पुलिस का कोई फंक्शन हो रहा है? जी नहीं साहब, इस होटल की दूसरी मंजिल के एक कमरे की खिड़की से कूदकर किसी ने आत्महत्या कर ली है। इंस्पेक्टर देवकिशन राठी साहब जांच पड़ताल के लिए आए हैं। ओह, मेजर ने कहा और अपने साथियों की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। मैं जानती हूँ आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ दुर्घटना आपसे पहले पहुँच जाती है। मालती बोली और सब लोग हंस पड़े। होटल के 3 पोर्टर आ गए। उन्होंने मेजर और उसके साथियों का सामान उठा लिया। संयोग से मेजर के लिए होटल के मैनेजर ने जो स्वीट बुक किया था वो होटल की दूसरी मंजिल पर ही था और उसका नंबर था 224। मेजर और उसके साथी लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सारा गलियारा होटल में ठहरे लोगों और पुलिस कर्मचारियों से भरा हुआ था। इंस्पेक्टर, पुलिस डॉक्टर, पुलिस फोटोग्राफर नीचे थे और लाश के संबंध में अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे थे। गलियारे में खड़े लोगों ने मेजर और उसके साथियों की ओर नज़रें जमा कर देखा। फिर होटल के मैनेजर की नज़र भी मेजर बलवंत पर पड़ी। वो मेजर से परिचित नहीं था, लेकिन उसने अखबारों में प्रकाशित उसके फ़ोटो कई बार देखे थे, इसलिए वो उन्हें पहचान गया था। वो मुस्कुराता हुआ मेजर के पास आया, बोला, स्वागत है मेजर साहब। खेद है कि आप होटल में जिस समय पहुँचे उसी समय एक अशोभनीय दुर्घटना यहाँ पर हुई। क्या हुआ? होटल का मैनेजर 219 नंबर कमरे के सामने खड़ा था। वो वहीं खड़े खड़े इस दुर्घटना के संबंध में मेजर को बताने लगा। क्या उस बूढ़े ने इसी कमरे की खिड़की से कूदकर आत्महत्या की? मेजर ने पूछा और फिर अपने साथियों से बोला, तुम लोग अपने सूट में सामान रख कर आ जाओ। फिर उसने मैनेजर से पूछा, इस कमरे में कौन रहता है? मिस्टर श्रीकांत, वो एक चाय कंपनी में ब्रांच मैनेजर हैं। 3 महीने से इसी होटल में रह रहे हैं, उसी दिन से जिस दिन से वो इस शहर में आए हैं। क्या मिस्टर श्रीकांत अपने कमरे में हैं? जी हाँ, आइए मैं आपको उनसे मिलवाऊँ, मेजर ने कहा और मेजर बलवंत को लेकर श्रीकांत के कमरे में चला गया। श्रीकांत पलंग पर उदास बैठा था। लोगों की भीड़ उसके चारों ओर लगी हुई थी। चाचा हरदेव की मृत्यु से उसके मन पर गहरा आघात लगा था। अगर वो कमरे का दरवाज़ा चाचा हरदेव के कहते ही बंद कर लेता तो वो औरत और लंबे कद का आदमी उसके कमरे में ना आ पाते और चाचा हरदेव को आत्महत्या ना करनी पड़ती। होटल के मैनेजर ने लोगों को एक और हटा दिया। मेजर ने श्रीकांत पर नज़र डाली। वो पहली ही नज़र में समझ गया कि श्रीकांत ने बूढ़े को खिड़की में से धक्का नहीं दिया होगा। श्रीकांत बाबू, ये प्रसिद्ध जासूस मेजर बलवंत है, मैनेजर ने मेजर का परिचय दिया। मेजर बलवंत का नाम सुनकर श्रीकांत, उस कमरे में खड़े लोग चौंक पड़े। वो इस नाम को अनेक बार सुन चुके थे। सब लोग बड़ी उत्सुकता से मेजर बलवंत की ओर देखने लगे।
श्रीकांत ने पलंग से उठकर मेजर को हाथ जोड़कर नमस्ते करी। बैठ जाओ श्रीकांत, मेरा विचार है कि तुम इंस्पेक्टर राठी को बयान दे चुके होंगे, लेकिन मैं भी तुम्हारा बयान सुनना चाहूँगा। मेजर साहब, मैं रात 9 बजे अपने एक मित्र के यहाँ से खाना खाकर लौटा था। मेरा मित्र एक परेशानी में था। उसने मुझे सलाह मशवरे के लिए अपने घर पर बुलाया था। क्या परेशानी थी आपके दोस्त को? जी, वो मेरे दोस्त की एक बेटी है, नौजवान। वो एक नौजवान से शादी करना चाहती है जिसका वेतन बहुत ही मामूली है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। मेरे मित्र ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन वो तो ज़िद किए बैठी है कि उसी लड़के से शादी करेगी, गरीबी में भी दिन काट लेगी। हाँ, भावुकता में बहकर वो ये कदम उठा रही है। बाद में उसे पछताना पड़ेगा। आर्थिक अभाव बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता है। मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने अपने दोस्त के यहाँ से लौटा तो बहुत उदास था। अपने कमरे में टहल रहा था, सोच रहा था कि नीना को कैसे समझाया जाए, कि तभी एक बूढ़ा मेरे कमरे में आया। श्रीकांत ने कहा और फिर बूढ़े के आने के बाद की सारी कहानी सविस्तार सुना दी। क्या चाचा हरदेव उस औरत और लंबे कद के आदमी को देखकर कांपने लगा था? मेजर ने पूछा। हाँ। चाचा हरदेव ने उन दोनों का नाम लिया था? नहीं। क्या उस औरत या उस आदमी ने यह जिक्र किया था कि वो कहाँ रहते हैं? नहीं। क्या किसी ने उन दोनों को होटल में आते हुए देखा था? कुछ लोगों ने उन्हें होटल में आते हुए तो देखा था, लेकिन उन्हें होटल से जाते हुए किसी ने नहीं देखा, होटल के मैनेजर ने बताया। खूब। होटल में उन लोगों का आना सिद्ध करता है कि श्रीकांत निरपराध था। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। इंस्पेक्टर देव किशन राठी अपने स्टाफ के साथ श्रीकांत के कमरे में आया। मेजर को देखते ही वो खुश हो गया। हाँ, आप और यहाँ? आश्चर्य है। मैंने राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की लिस्ट में आपका नाम देखा था। समझ गया था। मैं तो समझता था कि आपने ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दिया है। ये कहकर इंस्पेक्टर राठी ने मेजर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेजर ने इंस्पेक्टर का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़ी गर्म जोशी से दबाया, बोला। आने पर विवश हो गया था। और ये भी संयोग है कि आप इसी होटल में आए और होटल में आने से पहले ही आत्महत्या की वारदात हो गई। इंस्पेक्टर ने कहा। आत्महत्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप इसे आत्महत्या तो नहीं कह सकते। जब कोई किसी को आत्महत्या पर विवश कर देता है तो इसका अर्थ होता है कि वो उस विवश व्यक्ति की हत्या कर देता है। आप उस औरत और उस एक लंबे कद वाले आदमी की तलाश कीजिए और ये बताइए कि उस बूढ़े चाचा हरदेव की तलाशी लेने पर आपको क्या क्या मिला। 425 रुपये 40 पैसे, नस्वार की डिबिया और एक रुमाल, इसके सिवा और कुछ नहीं मिला। श्रीकांत इंस्पेक्टर राठी और मेजर बलवंत की ओर सहमी हुई नज़रों से देखने लगा। उसने अभी तक किसी को ये नहीं बताया था कि खिड़की से कूदने से पहले चाचा हरदेव ने उसकी जेब में कोई चीज़ डाल दी थी। उसने तो अभी तक वो चीज़ देखी भी नहीं थी, क्योंकि फ़ौरन ही कोहराम मच गया था और अभी तक उसे एकांत नहीं मिल पाया था। वो अकेले में पहले उस चीज़ को देख लेना चाहता था, फिर उसके संबंध में किसी को बताना चाहता था। हाँ, उन लोगों की तलाश के बाद ही बूढ़े हरदेव की हत्या का या आत्महत्या का रहस्य खुलेगा। हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, इंस्पेक्टर राठी ने कहा। वो अपनी कार्यवाही पूरी कर चुका था। उसे मेजर से विदा ली और स्टाफ के साथ कमरे से बाहर निकल गया। मेजर भी कमरे से निकला और अपने स्वीट की ओर चल दिया, जो उसी मंजिल पर था। मेजर अपने स्वीट पर पहुंचा। उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग सामान रखकर आए नहीं? और फिर उसने देखा कि स्वीट के कमरे सजा दिए गए हैं। ड्राइंग रूम की मेज़ पर विस्की की बोतल, सोडे का जग, गिलास और खाने की चीज़ें रखी हुई हैं। हमने सोचा कि पहले स्वीट को सजा नहीं, थकान से तो भाई हमारा बुरा हाल हो रहा है। आज की रात तो हम आराम करेंगे, मालती ने कहा। इन बातों में तुम अपना जवाब नहीं रखती मालती, मेजर ने मेज के पास बैठते हुए कहा। क्या कुछ पता चला उस बूढ़े की आत्महत्या के बारे में? डोरा ने पूछा। बूढ़े ने आत्महत्या नहीं की, उसे आत्महत्या करने पर विवश किया गया था और इस प्रकार उसकी हत्या की गई है। ये कहकर मेजर ने अपने साथियों को होटल में हुई उस दुर्घटना के संबंध में विस्तार से बता दिया। वो औरत और लंबे कद का आदमी कौन हो सकते हैं जो बूढ़े को हरदेव चाचा कहकर पुकार रहे थे और उनसे घर चलने का आग्रह कर रहे थे? लेकिन हरदेव चाचा उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। बहुत संभव है कि वो उनका चाचा ही ना हो, लेकिन उनके पास रहा करता हो और वो लूट कर खा रहे हो। सुधीर बोला। मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है।
बहरहाल उस औरत और लंबे कद के आदमी के मिलने पर ही हरदेव के बारे में या उनके आपस में क्या संबंध है पता चल पाएगा, मेजर ने कहा और सब लोग विस्की पीने लगे। श्रीकांत को जब एकांत मिला तो उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और कोट की जेब में से वो चीज़ निकाली जो हरदेव चाचा ने खिड़की से कूद कर आत्महत्या करने से पहले उसके कोट की जेब में डाली थी। श्रीकांत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ में रेल का टिकट था। आज रात 11 बजे कोलार जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सीट रिजर्व कराई गई थी। उस टिकट के साथ पिन से एक छोटी सी चिट लगी हुई थी। उस पर पता लिखा हुआ था 332/14 सवार लाइन रोड। श्रीकांत उस रेल टिकट को देख रहा था। उसका आश्चर्य पल पल बढ़ता जा रहा था। वो सोचने लगा, क्या हरदेव चाचा आज रात की ट्रेन से कोलार जा रहा था? और क्या टिकट पर पिन से लगी चिट पर उस औरत और लंबे कद के उस आदमी का पता लिखा हुआ है? श्रीकांत ने वो चीज़ अभी तक इस डर से भी नहीं देखी थी कि कहीं हरदेव चाचा ने उसकी जेब में कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं डाल दी हो जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया जा सकता हो। श्रीकांत ने सोचा कि ये रेल टिकट चलकर मेजर बलवंत को दिखाया जाए। वो इस रेल टिकट और चिट पर लिखे पते के संबंध में अधिक अच्छी तरह से अनुमान लगा सकेंगे। ये सोचकर वो अपने कमरे से निकल गया और कमरे में दरवाजे में ताला लगाया मेजर के स्वीट की ओर चल दिया। उसे मालूम था कि मेजर 224 नंबर स्वीट में ठहरा हुआ है। उसे मेजर के स्वीट के दरवाजे पर पहुंचकर हल्की से दस्तक दी। मेजर ने तेजी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। आइए, कैसे आना हुआ? कोई बात याद आ गई? नहीं, मैंने आपको उस भीड़ भाड़ में एक बात नहीं बताई थी, वही बताने आया हूँ। आइए, विस्की पीजिए। हाँ, विस्की पीता तो हूँ सर, लेकिन आपके सामने पीना ये एटिकेट्स नहीं होगा, श्रीकांत ने कहा और सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया और बाद में कुर्सी पर बैठ गया। अब इन पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। अब तो बड़ों छोटों में मेल मिलाप अधिक से अधिक बढ़ना चाहिए। मालती, श्रीकांत के लिए एक पैक बनाओ, मेजर ने कहा। श्रीकांत मेजर के प्रगतिशील विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। मालती ने पैक बनाकर गिलास श्रीकांत के सामने रख दिया। श्रीकांत ने गिलास उठाकर चीयर्स किया। अब आप बताइए कि आपने मुझसे कौन सी बात छुपाई थी? मेजर साहब, हरदेव चाचा ने खिड़की में से कूदने से पहले मेरे कोट की जेब में एक चीज़ डाल दी थी। मैं डर रहा था कि वो कोई खतरनाक चीज़ ना हो, इसलिए मैं चुप रहा, और अब मैंने वो चीज़ निकाल कर देखी तो मैं चकरा गया, श्रीकांत ने कहा और जेब में से रेल का टिकट निकाल कर मेजर के सामने रख दिया, जिसके साथ पिन से एक चिट भी लगी हुई थी। मेजर ने रेल टिकट देखा। वो शिमोगा से कोलार तक का टिकट था। मेजर ने चिट पर लिखा पढ़ा और सोच में डूब गया। दो ही बातें हो सकती हैं। हरदेव चाचा आज रात की ट्रेन से कोलार जाना चाहता था, लेकिन वो औरत और लंबे कद का आदमी ये नहीं चाहते थे कि वो उन्हें छोड़कर कोलार जाए। इस टिकट पर लगी ये चिट इस बात की और भी संकेत करती है कि हरदेव कोठारी के नाम से रिजर्वेशन किसी और के लिए कराया गया हो और चाचा हरदेव अपने नाम से किसी और को कोलार भेजना चाहता था, और उसके स्थान पर जिस व्यक्ति को जाना था उसके मार्गदर्शन के लिए वहाँ के पते की चिट रेल टिकट के साथ नत्थी कर दी गई थी। चिट पर पता है 332/14 सवार लाइन रोड। क्या शिमोगा में भी कोई सवार लाइन रोड है? जी हाँ, है। बहुत से शहरों के नाम आपस में मिलते जुलते हैं। हो सकता है कोलार में भी सवार लाइन रोड हो, श्रीकांत बोला। बहरहाल सुबह हमें सवार लाइन रोड के 332/14 नंबर मकान की तलाशी करनी होगी। शायद ये उस मकान का पता हो जिसमें वो औरत और लंबे कद का वो आदमी रहते हों। मिस्टर श्रीकांत, आप परेशान तो नहीं हैं? आपको इस होटल में पाकर मेरी तो परेशानी बिल्कुल दूर हो गई, वरना पुलिस मुझे ज़रूर परेशान करती। विस्की पीने के बाद मेजर ने श्रीकांत से खाना खाने का भी अनुरोध किया, लेकिन श्रीकांत अपने मित्र के घर से खाना खाकर आया था और वो क्षमा मांगकर चला आया। खाना खाने के बाद मेजर और उसके साथी थकान दूर करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। उस समय रात के 11:15 बजे थे। इससे ठीक 1.25 घंटे पहले चाचा हरदेव ने श्रीकांत के कमरे में कदम रखा था और उसके पीछे ही पीछे एक भरे भरे बदन की औरत और एक लंबे कद का आदमी भी श्रीकांत के कमरे में घुस आए थे। उन्हें देखकर हरदेव चाचा डर गए थे और खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक उसी समय शिमोगा के सावरकर नगर के एक आलीशान बंगले के स्टडी रूम में अधेड़ उम्र का एक आदमी एक डायरी का अध्ययन कर रहा था। अधेड़ उम्र के इस आदमी ने एक सुंदर गाउन पहन रखा था। उसके सर के बाल कुछ उड़े हुए थे, लेकिन वो गंजा नहीं मालूम होता था।
उसका रंग गेहुआ था। उसके गाल पिचके हुए थे, लेकिन चेहरे पर ताजगी थी, वही ताजगी जो धन संपन्न व्यक्तियों के चेहरे पर होती है। उसे मेज़ की घंटी पर हाथ मारा। 2 मिनट के बाद एक बड़ी उम्र का वर्दीधारी बैरा स्टडी रूम में पहुंचा। बदलू, 2 बोतल बियर, वेफर और एक लंबा गिलास ले आओ। लेकिन हुजूर, आप तो बियर खाने से 25 मिनट पहले पीते हैं, और आप तो खाना ठीक 10 बजे खाते हैं, और अभी तो 9:45 ही बजे हैं। आज मैं रात के 10:30 बजे ही सो जाना चाहता हूँ, ज़रा जल्दी सो जाना चाहता हूँ। आज मैं अपने सालों निश्चित और निर्धारित कार्यक्रम तोड़ डालना चाहता हूँ। इसलिए तुम जल्दी से बियर ले आओ और ठीक 25 मिनट बाद खाना ले आना। और हाँ सुनो, अगर कोई आ जाए तो उसे कह देना कि मालिक आज नियम के विरुद्ध बहुत जल्दी सो गए हैं, लेकिन अगर अरविंद दत्तात्रेय नाम का वो नौजवान आए तो उसे फ़ौरन मेरे पास ले आना। मैं आज एक और नियम तोड़ना चाहता हूँ। खाना डाइनिंग हॉल में नहीं खाऊंगा, स्टडी रूम में खाऊंगा। बहुत अच्छा हुजूर, पिछले 15 बरस में ऐसा तो नहीं हुआ। मालकिन की मृत्यु के बाद आपने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल नपा तुला बना लिया था। बदलो, तो मुझे अपनी मालकिन की मौत की याद दिलाया करो, मेरे दिल पर चोट लगती है। रईस ने कहा। उसका नाम राजगोपाल बालाजी था। मैं भी मालकिन को भूल नहीं सकता हुजूर, मुझे वो याद आ ही जाती हैं। राजगोपाल बालाजी ने अपने पुराने नौकर की ओर बड़े ही प्यार से देखा। बदलू पगड़ी के छोर से आंसू पोंछते हुए दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद बदलू चांदी की ट्रे में बियर की 2 बोतलें, शीशे का लंबा गिलास और एक प्लेट में वेफर ले आया। राजगोपाल बालाजी की एक फैक्ट्री थी जिसका नाम बालाजी वंडर वर्क्स था। इस फैक्ट्री में मॉडर्न डिज़ाइन के सुंदर हैंडबैग, वीआईपी सूटकेस, ब्रीफकेस, वैनिटी केस आदि बनते थे। उनको अपनी पत्नी स्मिता से बहुत प्रेम था। आज से 15 साल पहले स्मिता का देहांत हो गया था। उनका एक ही बेटा था, ललित बालाजी। पब्लिक स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद उसने फिजिक्स में एमएससी किया था और उच्च शिक्षा के लिए पोलैंड चला गया था। उसे पाश्चात्य जीवन पसंद था, इसलिए वो पोलैंड में ही विवाह करके स्थायी रूप से वहीं बस गया था। अपनी पत्नी स्मिता की मृत्यु के बाद बालाजी ने अपना जीवन बहुत ही निश्चित और अनुशासित बना लिया था। उन्होंने अपने आप को एक विशिष्ट चौकटे में जड़ लिया था। बदलू के विचार के अनुसार उनके जीवन का एक एक पल नपा तुला था। आज 15 सालों के बाद उन्होंने अपने नियमित जीवन में पहली बार अनियमितता बरती थी। राजगोपाल बालाजी बियर पीते हुए फिर उस पुरानी डायरी का अध्ययन करने लगे। बियर ख़त्म करने के बाद उन्होंने फिर घंटी पर हाथ मारा। बदलू तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ अंदर आ गया। हुजूर, हाँ खाना लाओ, बस अभी गर्म करके लाता हूँ। वो लड़की आज फिर आई थी जो 3 बार पहले भी आ चुकी थी। बदलू बोला। कुंजलता कोठारी? जी, मैंने उससे कह दिया कि आप सो गए हैं। वो हैरान हुई और वापस चली गई। उसके बाद वो लंबा आदमी आया था, मैंने उसे भी टाल दिया, वो जिसका नाम मुरारी सामंत है। अच्छा किया। जाओ खाना ले आओ, लेकिन अगर अरविंद दत्तात्रेय आए तो उसे मेरे पास ले आना। राजगोपाल बालाजी ने कहा और बियर से भरा आखिरी गिलास उठाकर होठों से लगा लिया। 10 मिनट बाद बदलू खाना ले आया। उसने कहा, अगर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। बालाजी ने बियर ख़त्म किया और खाना खाने लगे। 6-7 मिनट के बाद बालाजी ने स्टडी रूम के बाहर कदमों की आहट सुनी। बदलू एक नौजवान को साथ लिए स्टडी रूम के दरवाजे में दिखाई दिया। आओ अरविंद आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, बालाजी ने प्रसन्न भाव से कहा। अरविंद ने अपने रिस्ट वॉच की ओर देखकर कहा, नमस्कार, मैं आज ये क्या देख रहा हूँ, आज आप 9:30 बजे ही खाना खा रहे हैं। हाँ, कभी कभी इंसान का जी चाहता है कि वो अपने बनाए हुए सारे नियमों को तोड़ डाले। बोलो, क्या पियोगे? बियर नहीं पीऊँगा, इस उम्र में इतनी हल्की शराब पीने को जी नहीं चाहता। विस्की? अरविंद ने बालाजी के सामने बैठते हुए कहा। बदलू, इनके लिए विस्की और पोटैटो कटलेट ले आओ। और फिर बालाजी ने अरविंद से पूछा, खाना तो खाओगे ना? हाँ, अगर होगा तो खा लूँगा। क्यों नहीं हुजूर, खाना क्यों नहीं होगा? बदलू ने कहा और चला गया। अरविंद, मुझे तुमसे एक शिकायत है। तुम मेरे बेटे के सबसे ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हो,
पहले तुम मैंगलोर से जब भी आते थे सीधे मेरे पास आते थे, लेकिन इस बार तुम कल रात से आए हुए हो और स्प्रिंग टाइम होटल में ठहरे हो। पहले तो ये बताओ कि तुम मेरे पास ना रहकर होटल में क्यों ठहरे, और फिर ये बताओ कि कल आ जाने के बाद मुझे फ़ोन द्वारा अपने आने की सूचना आज क्यों दी। तुम्हें अपने इस रवैये की सफाई देनी पड़ेगी। इस बार मैं आपके पास सीधा नहीं आ सकता था। क्यों, ये कारण भी नहीं बता सकता। मैं एक मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। किस मुश्किल में फंस गए? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कर बैठे? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे बड़े बूढ़ों या मेरे हितैषियों के नाम पर बट्टा लगे। तो क्या परेशानी है? आप मेरी कठिनाई के संबंध में ना पूछे तो अच्छा ही रहेगा। इतने में बदलू विस्की ले आया। अरविंद ने अपने लिए पैक बनाया और गिलास होठों से लगाते हुए बोला, आपकी संपन्नता, उन्नति और स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद। मैंने आपकी कठिनाई दूर कर दी है। मुझे विश्वास है कि आपको अब परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरी कठिनाई अभी भी जो की तो बनी हुई है। अरविंद ने विस्की का घूंट भरते हुए कहा। लेकिन तुम अपनी कठिनाई बता तो नहीं रहे हो, क्यों? मैं किसी से अपनी गर्दन छुड़ाना चाहता हूँ, वो भी यही है, इसलिए मैं आपके पास नहीं आया। उससे अपना पिंड छुड़ाने के लिए ही मैं उसे यहाँ लाया हूँ। कुछ रकम मेरे पास है, अगर 15,000 रुपये और हों तो मुझे इस फंदे से मुक्ति मिल जाएगी। अगर 15,000 रुपयों से तुम्हारी कठिनाई दूर हो सकती है तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। उन्होंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी खिसका कर मेज की दराज खोली, उसमें से चेक बुक और फाउंटेन पेन निकाला और 15,000 रुपये का चेक काट दिया। उन्होंने चेक बुक में से चेक फाड़ा और अरविंद की ओर बढ़ा दिया। ये बियरर चेक है था। मैं खाना खाकर जाऊंगा, कल आपसे मिलूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि मैंने आपकी कठिनाई कैसे दूर की है। अरविंद बोला। तभी बदलू खाना ले आया। उसने अरविंद के लिए खाना मेज़ पर लगाते हुए बोला, आप खाने के बाद कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? हाँ, खाना खा लूँ फिर ले आना। बल्लू बालाजी के झूठे बर्तन, खाली बोतलें और गिलास लेकर चला गया। किचन में पहुंचकर वो बर्तन धोने लगा ताकि स्वयं भी खाना खा ले। वो बर्तन साफ कर रहा था कि उसने स्टडी रूम से जोर जोर से बातें करने की आवाज़ सुनी। उसने अपना हाथ रोक लिया ताकि ये जान सके कि स्टडी रूम में कहीं झगड़ा तो नहीं हो रहा। नहीं, स्टडी रूम में झगड़ा नहीं हो रहा था। अरविंद ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। इंसान नशे में होता है तो ऊंची आवाज़ में बोलने लगता है। बदलू निश्चिंत होकर बर्तन साफ करने लगा। 20 मिनट के बाद ट्रे में कॉफ़ी के बर्तन सजाकर जब वो स्टडी रूम के दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। वो लपक कर स्टडी रूम के अंदर पहुंचा। दरवाजे में कदम रखते ही ट्रे उसके हाथ से छूट गई और एक जोरदार लंबी चीख उसके मुंह से निकल गई। उसने देखा कि उसके मालिक अपनी कुर्सी में इस तरह बैठे थे कि उनका सर बाईं ओर हल्का लुढ़का पड़ा था। दोनों बाहें कुर्सी से नीचे लटकी हुई थीं। उनकी टांगें आगे की ओर कुछ इस तरह फैली हुई थी कि उनके पेट का उभार कुछ और अधिक स्पष्ट हो उठा था। मालिक के माथे के ऊपरी हिस्से से अभी तक खून रिस रहा था। उनका सारा चेहरा खून से भर गया था और अब खून ठोड़ी के नीचे से टपक रहा था। चीखने के बाद बदलू की खिक्की बंद गई। जोर लगाने पर भी उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। अरविंद दत्तात्रेय स्टडी रूम में नहीं था। बदलू सहमा सहमा आगे बढ़ा। उसने उस कुर्सी को पीछे अरविंद के कोट का टूट कर गिरा हुआ बटन देखा जिस पर थोड़ी देर पहले अरविंद बैठा था। फिर वो मेज़ की ओर देखने लगा। उसे याद आया कि मेज़ पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसे आज उसका मालिक पढ़ रहा था। वो डायरी अब मेज़ पर नहीं थी। फिर बदलू की नज़र मेज़ पर पड़े कागज़ के छोटे से टुकड़े पर पड़ी। उसने झुककर देखा। वो किसी चेक का फटा हुआ कोना था जिस पर चेक का आधा नंबर मौजूद था। बदलू सोचने लगा कि शायद उसे गलतफहमी हुई थी। उसने यूं ही मान लिया था कि अरविंद ऊंची आवाज़ में बोल रहा है। असल में वो झगड़े की आवाज़ें थीं। उसने उन आवाज़ों पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। वो अपनी भूल पर पछताने लगा। अगर वो उसी समय इस बात की जांच कर लेता कि ये कैसी आवाज़ें हैं तो शायद वो अपने मालिक को बचा लेता। आयु ने बदलू के अनुभवों में अत्यधिक वृद्धि कर दी थी। उसने सोचा कि उसे तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए। वो ड्राइंग रूम में चला गया।
उसने डायरेक्टरी में से पुलिस हेडक्वार्टर का फ़ोन नंबर तलाश किया और रिसीवर क्रेडिल पर से उठाकर नंबर मिलाया। पुलिस हेडक्वार्टर, उसने जरा रुक कर कहा। हाँ, मैं इंस्पेक्टर राठी बोल रहा हूँ। वो अभी अभी स्प्रिंग टाइम होटल में हरदेव चाचा की आत्महत्या के संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूरी करके लौटा था। उसे इस बात पर बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि मेजर बलवंत से उसकी भेंट हो गई थी। मैं राजगोपाल बालाजी का नौकर बदलू राम बोल रहा हूँ, सावरकर नगर के F 244 नवंबर बंगले से। 10-15 मिनट हुए, किसी ने गोली मारकर मेरे मालिक की हत्या कर दी है। उस समय उनके पास अरविंद दत्तात्रेय नाम का एक नौजवान बैठा था। अब वो गायब है। क्या अरविंद दत्तात्रेय ने ही राजगोपाल बालाजी की हत्या की है? जी, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं किचन में था। अच्छा, हम आ रहे हैं। राजगोपाल बालाजी तो इस शहर के पुराने रईस थे। उनकी हत्या तो शहर में हंगामा मचा देगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा, ये बताओ कि अरविंद दत्तात्रेय है कौन? मालिक के बेटे ललित बालाजी का गहरा दोस्त है साहब, अक्सर आता रहता है। खैर, तुम हमारा इंतज़ार करो और किसी चीज़ को छूना नहीं, ठीक है? जी, मैंने कोई चीज़ को नहीं छेड़ा है, बदलू बोला और उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। बदलू का फ़ोन सुनकर इंस्पेक्टर राठी सोच में डूब गया। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। रात के 11:15 बज गए थे। क्या मैं मेजर बलवंत को फ़ोन करूं? रात काफ़ी जा चुकी है, कहीं वो सो ना गए हों, और फिर वो इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, थके हुए होंगे। लेकिन दूसरे पल ही उसने अपना विचार पलट दिया। जासूस तो मर्डर केस में थकान और समय की परवाह ही नहीं किया करते। मैं मेजर बलवंत को फ़ोन करता हूँ। अगर वो सो गए होंगे या फ़ोन सुनकर ना आने के लिए क्षमा याचना करेंगे तो मैं उनसे आग्रह नहीं करूँगा। ये सोचने के उसने स्प्रिंग टाइम होटल का नंबर मिलाया और रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो उसका फ़ोन मेजर बलवंत के कमरे में के फ़ोन से कनेक्ट कर दे। मेजर बलवंत और उसके साथ ही अपने अपने कमरे में पहुंचकर सोने के लिए कपड़े बदल रहे थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। डोरा अभी तक सुधील के पार्टीशन से निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। वो अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंच गई। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, कौन साहब? मैं इंस्पेक्टर राठी हूँ। इस शहर के रईस राजगोपाल बालाजी की हत्या के सिलसिले में मेजर साहब से बात करना चाहता हूँ। जरा ठहरिए, मैं देखती हूँ, कहीं मेजर साहब सो ना गए हों। 1 मिनट होल्ड कीजिए, डोरा ने कहा और रिसीवर मेज पर रखकर मेजर के कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गई। मेजर साहब, क्या आप जाग रहे हैं? क्या बात है डोरा? मेजर ने कपड़े बदलते हुए पूछा। वो ड्राइंग रूम में फ़ोन की घंटी बजने और फिर डोरा से बात करने की आवाज़ सुन चुका था। वो इंस्पेक्टर राठी इस शहर के एक रईस राजगोपाल बालाजी की हत्या के सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। मेजर दरवाज़ा खोलकर ड्राइंग रूम में पहुंच गया। उसे मेज पर रखा हुआ रिसीवर उठा लिया। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। मेजर साहब, मैं आपको रात को तकलीफ़ दे रहा हूँ, लेकिन ये सोचने के बाद मुझसे रहा नहीं गया कि हरदेव चाचा की आत्महत्या और राजगोपाल बालाजी की हत्या का समय लगभग एक ही है। चाचा हरदेव कोठारी ने रात के 9:45 बजे श्रीकांत के कमरे की खिड़की से कूदकर आत्महत्या की थी और उसी समय राजगोपाल बालाजी की हत्या की गई। दोनों वारदातों का समय एक ही है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए दोनों घटनाएं अवश्य ही दिलचस्पी का कारण होंगी। अगर आप उचित समझें तो मेरे साथ सावरकर नगर चलिए। 15-20 मिनट बाद मैं आपको होटल से लेता चलूँगा। मेजर एक पल सोचता रहा और फिर बोला, अच्छी बात है, आ जाइए, मैं आपको होटल के गेट पर मिलूँगा। और फिर उसने मुड़कर डोरा से कहा, तुम आराम करो डोरा, मैं इंस्पेक्टर राठी के साथ जा रहा हूँ। मेजर अपने कमरे में पहुंचा तो उस समय सोनिया कपड़े बदलकर पार्टीशन के पीछे से निकल रही थी। मेजर जल्दी से पार्टीशन के पीछे चला गया। क्यों, आप फिर कपड़े बदलना चाहते हैं? हाँ सोनिया, तुमने सुना ही होगा, इस शहर के एक रईस राजगोपाल बालाजी की हत्या हो गई। इंस्पेक्टर मुझे अपने साथ सावरकर नगर ले जाना चाहता है, जहाँ उस बालाजी का बंगला है। मैं ना जाता, लेकिन इंस्पेक्टर राठी की इस बात से दिलचस्पी पैदा हो गई है कि वो हरदेव कोठारी की आत्महत्या और राजगोपाल बालाजी की हत्या का समय एक ही है, इसलिए इस केस में मुझे दिलचस्पी पैदा हो गई है। मेजर पार्टीशन के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगा। थोड़ी देर बाद वो पार्टीशन के पीछे से निकला तो सोनिया बोली,
आपके मन में लोगों के प्रति कितना स्नेह और ममता है, इसका अंदाज़ा तो केवल तुम ही लगा सकती हो, मेजर ने सोनिया की पीठ थपकाते हुए कहा। सोनिया झेप गई। उधर राजगोपाल बालाजी का नौकर बदलू इंस्पेक्टर के आने का इंतज़ार कर रहा था और इसी बीच वो बंगले के कमरे में घूमकर देख चुका था कि बंगले से कोई चीज़ गायब तो नहीं हुई। जब वो अपने मालिक के बेडरूम में पहुंचा तो भौचक्का रह गया। बेडरूम की किसी ने तलाशी ली थी। सूटकेस और अलमारियां खुली पड़ी थी। बदलू को ऐसा लगा जैसे बेडरूम की बहुत सी चीज़ें कम हो गई हों। जीप की आवाज़ सुनकर वो दौड़ता हुआ सदर दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोल दिया। जीप पोर्टिको में पहुंचकर रुक गई। इंस्पेक्टर और मेजर जीप से बाहर आए। मैंने अपने मालिक की 40 साल तक सेवा की। वो 12 साल की थी जब मैं इस घर में आया। मेरे सामने जवान हुई, शादी हुई। एक एक करके इस घर के सारे लोग बिछड़ गए और आज वो भी चले गए। उनकी लाश कहाँ है? जी आइए, स्टडी रूम में है, मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँ। लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं उन्हें दोबारा इस हालत में नहीं देख सकूँगा। इंस्पेक्टर राठी और मेजर बलवंत ने बालाजी की लाश देखी। गोली ठीक सामने से चलाई गई थी, जहाँ माथा ख़त्म होता है और बाल शुरू होते हैं। गोली वहाँ मारी गई है। एक ही गोली काफ़ी थी, मेजर बोला, और फिर उसकी नज़र कुर्सी के नीचे पड़े कोट के बटन पर पड़ी। ऐसा मालूम होता है कि हाथापाई भी हुई। फिर मेजर ने मेज पर से कागज़ का टुकड़ा उठा लिया और उसे देखते हुए बोला, चेक का टुकड़ा। शायद इस चेक के लिए छीना झपटी हुई और हत्यारे ने गुस्से में आकर गोली चला दी। इसके बाद मेजर ने मेज पर हाथ टेक कर दूसरी ओर देखा। उस मेज़ की 2-3 दराजें खुली हुई दिखाई दी। उसने चेकबुक उठा ली और उसकी सबसे अंतिम काउंटर फाइल को देखने लगा। उसने चेक का टुकड़ा दोबारा उठा लिया। उसके कोने पर चेक का आधार नंबर लिखा था। उसने चेकबुक की अंतिम काउंटर फाइल दोबारा देखी। वो उसी काउंटर फाइल का चेक था जिसका पूरा नंबर लिखा हुआ था। मेजर ने काउंटर फाइल को ध्यान से देखते हुए कहा, काउंटर फाइल पर आज की तारीख है। जिसके लिए चेक काटा गया है उसका नाम अरविंद दत्तात्रेय है। 15,000 का चेक काटा गया था। इंस्पेक्टर साहब, जरा बदलू को बुलाइए। बदलू इंस्पेक्टर राठी और मेजर बलवंत के स्टडी रूम में छोड़कर चला गया था। इंस्पेक्टर बदलू को बुला लाया। मेजर ने बदलू की ओर देखते हुए कहा, मेरे सवालों का सही सही जवाब देना। तुम अरविंद दत्तात्रेय को जानते हो? हाँ जी, वो मालिक के बेटे ललित बालाजी का गहरा दोस्त है। साल में 3-4 बार मालिक के पास आकर ज़रूर रहा करता था। वो मैंगलोर में रहता है, कोई कारोबार करता है। क्या वो तुम्हारे मालिक से रुपए ले जाया करता था? जी ले जाता होगा, पर मैंने कभी देखा नहीं। तुम्हारे मालिक ने आज रात उसे 15,000 रुपये का चेक दिया था, जिसका फटा हुआ कोना ये है। क्या चेक लेने के बाद भी अरविंद ने झगड़ा किया? बदलू के मुंह से निकला। अरविंद के साथ तुम्हारे मालिक का झगड़ा हुआ था? वो मैं ठीक से नहीं कह सकता। मैं किचन में था तो मुझे उस स्टडी रूम से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो मैं ये समझा कि पीकर अरविंद ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उन दोनों में झगड़ा हो रहा था। वो 9:15 बजे आया था और आधे घंटे में ही ये सब कुछ हो गया। राजगोपाल बालाजी के बेटे का घनिष्ठ मित्र अपने मित्र के पिता की हत्या नहीं कर सकता, जबकि वो उसकी आर्थिक सहायता भी करते रहते थे, इंस्पेक्टर राठी ने कहा। मेजर चेकबुक के फॉइल काउंटर्स को देखता रहा। आरंभ के तीसरे फॉइल काउंटर पर उसकी नज़रें जमकर रह गईं। इस फॉइल काउंटर पर आज से 2 महीने पहले की तारीख थी। अब 25,000 रुपये का चेक अरविंद दत्तात्रेय के नाम पर काटा गया था। मेजर के होठ गोल हो गए और वो सीटी बजाने लगा। इंस्पेक्टर राठी मेजर की इस आदत से परिचित था, इसके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसे मालूम था कि कोई रहस्य जानने के बाद ही मेजर ऐसा किया करता था। आपको इस चेकबुक से क्या पता चला? कि अरविंद अक्सर बालाजी से रुपये ले जाया करता था। वो अरविंद को किस बात के लिए रुपया दिया करते थे? इंस्पेक्टर ने बदलू से पूछा। मुझे नहीं मालूम। आज तुम्हारे मालिक घर कब लौटे थे? आज वो रोजाना की अपेक्षा 1 घंटा पहले चले आए थे। उन्होंने पिछले 15 सालों से ऐसा नहीं किया था। मालकिन की मृत्यु के बाद वो अपनी ज़िंदगी का एक एक पल गिनकर चलाते थे।
ये कहते हुए बदलू ने अपने मालिक का दैनिक कार्यक्रम बताते हुए कहा, आज तो उन्होंने सारे नियम तोड़ दिए थे। वो शाम को 8:30 बजे से पहले घर नहीं लौटते थे, लेकिन आज वो 7:30 बजे ही आ गए थे। क्या वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे? मेजर ने पूछा। नहीं, बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया था कि अरविंद के अलावा जो भी है उससे कह दो कि मैं सो गया हूँ। तो अरविंद के अलावा और कौन आया था? जी, एक लड़की आई थी, कुंजलता कोठारी। ये कौन है? वो कब से तुम्हारे मालिक से मिलने आ रही थी? 2 महीने से। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, कहाँ रहती है। उसके जाने के बाद लंबे कद का मुराया सामंत मालिक से मिलने आया था, मैंने उसे भी टाल दिया। लंबे कद का मुराहरी सामंत? बदलू, जरा उसका हुलिया तो बताओ, मेजर ने उत्सुकता से पूछा। वो कुछ 6 फुट से 1 या 2 इंच अधिक होगा, बड़े बड़े कंधे, चक्की के पाट जैसा सीना, कनपट्टी के नीचे बालों की मोटी कलमें, मोटे होठ, नाक जरा बैठी हुई और ना बड़ी ना छोटी, मजबूत जबड़ा, भैंसे जैसी गर्दन। ओह! मेजर और इंस्पेक्टर के मुंह से एक साथ निकला। उन दोनों को एक औरत के साथ उस लंबे कद के आदमी की याद आ गई जो श्रीकांत के कमरे में आए थे और जो हरदेव कोठारी को चाचा कहकर संबोधित कर रहे थे। बालाजी की हत्या का संबंध तो हरदेव कोठारी आत्महत्या या हत्या से साफ हो गया, इंस्पेक्टर ने कहा। मेजर साहब, आपका क्या विचार है? क्या अरविंद ने ज़्यादा रकम मांगी, लेकिन कम रकम मिलने पर वो तैश में आ गया और अपने मित्र के पिता को गोली मार दी? इंस्पेक्टर, भी तो आप कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अपने मित्र के पिता की हत्या नहीं कर सकता, और ऐसे व्यक्ति की जो उसकी आर्थिक सहायता भी करता हो। लेकिन अगर अरविंद अपने मित्र के पिता को ब्लैकमेल कर रहा था या उनकी हत्या, फिर वो कर सकता था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने मालिक के बेडरूम को देखा था, सारा सामान वहाँ बिखरा पड़ा है। वो स्टडी रूम के पीछे वाला कमरा है, सामने वाला दरवाज़ा मालिक के बेडरूम में जाता है। ओह, ठीक है, हमें वहाँ लेकर चलो। बदलू, जब तुमने मालिक को बियर और अरविंद को विस्की सर्व की थी तो क्या उस समय सामने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था? मेजर ने पूछा। हाँ जी। मेजर और इंस्पेक्टर उस दरवाजे से बेडरूम में चले गए। बेडरूम की हालत देखकर मेजर ने इंस्पेक्टर से कहा, अरविंद बालाजी को गोली मारने के बाद इतनी देर तक बेडरूम की तलाशी नहीं ले सकता था। बेडरूम में कोई और था। लेकिन मैंने तो अरविंद के सिवा और किसी को बंगले में आते हुए नहीं देखा था और ना किसी को आने ही दिया। इस बंगले में अंदर आने के और भी रास्ते होंगे। हाँ, लेकिन उस रास्तों से आना कठिन है साहब। हमें चलकर वो रास्ते दिखाओ, मेजर ने बोला। बदलू ने वो रास्ते दिखाए। मेजर को विश्वास हो गया कि सचमुच इन रास्तों से बंगले के अंदर कोई नहीं आ सकता। मेजर ने बंगले के सारे कमरों को देखने की इच्छा प्रकट की। एक कमरे में एक बड़ी अंगीठी दिखाई दी। उस अंगीठी के अंदर चिमनी थी। वो चिमनी ऊपर जा रही थी। मेजर उसे देखकर मुस्कुराया। वो समझ गया कि आने वाला इस चिमनी के रास्ते से अंदर आया था और अरविंद के आने से पहले वो बालाजी के बेडरूम में था। हत्यारा अरविंद नहीं, कोई और है। आक्रमणकारी शायद 2 थे। बालाजी की हत्या करने के बाद वो अरविंद को उठाकर ले गए। उन्होंने अरविंद से चेक छीनने की कोशिश की। अरविंद ने विरोध किया, शायद इसलिए उनमें हाथापाई हुई। हाथापाई में अरविंद के कोट का बटन टूटकर गिर गया। बल्लू, कोई ऐसी बात तो नहीं रह गई जो तुम हमें नहीं बता रहे या छुपा रहे हो? मेजर ने पूछा। जी, वो मैं आपको एक बात बताना भूल गया। आज रात मालिक अपनी एक डायरी पढ़ रहे थे, वो भी गायब है। खूब, मेजर ने कहा। इंस्पेक्टर से बोला, बालाजी की हत्या के संबंध में और कार्रवाई सुबह कीजिए। अब यहाँ से चलिए। मेजर ने जाते हुए बदलू से पूछा, बदलू, क्या तुम्हारे पास अपनी गुजारे के लिए कोई और साधन है? हाँ जी, मालिक और उनके पिता बहुत ही उदार थे। मैंने उनके पिता से कहा था कि मेरा दम उन्हीं के घर में निकलेगा। मुझे वो अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही मानते थे। एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था, इसलिए मेरी सारी तनख्वाह बच जाती थी। नौकरी के बीच समय पर मैं पढ़ता रहता था। मुझे अपने भविष्य की रत्ती भर चिंता नहीं है। मुझे अपने मालिक की हत्या का बहुत दुख है। मुझे छोटे मालिक को केबल करना होगा। सुबह सबसे पहले काम मैं यही करूँगा।
अब इस बंगले की छोटे मालिक के आने तक रखवाली करूँगा। अच्छा, कुंजलता कोठारी का हुलिया बता सकते हो? जी, वो बहुत ही सुंदर लड़की है, नाजुक लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आंखें बूढ़ी और हरी हैं। जाओ आराम करो, मेजर ने कहा और सदर दरवाजे की ओर बढ़ गए। बरामदे में पहुंचकर मेजर ने इंस्पेक्टर से कहा, इंसान की वफादारी की भी कोई सीमा नहीं होती। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इंसान में हर प्रकार के क्लाइमैक्स मौजूद होता है। एक क्लाइमैक्स हत्या करने की भावना भी है। मेजर ने जीप में सवार होते हुए कहा। जीप स्टार्ट हुई और बालाजी के बंगले से निकल गई। उस समय रात के ठीक 1:30 बजे थे। पोस्ट ऑफिस रोड पर रजवाड़ों के ज़माने के बहुत से मकान थे, छोटी छोटी हवेलियों जैसे मकान। रात के 1:30 बजे थे। आराम बाग नाम की छोटी सी हवेली के भीतरी कमरे में रोशनी थी। उस कमरे में 35-36 वर्ष का एक नौजवान एक गोल मेज के सामने कुर्सी पर बैठा था। उसका रंग सांवला था। गोल मेज पर 2 बक्से रखे थे। दोनों बक्से खुले हुए थे। एक में कुछ औजार थे, दूसरे में रंग, क्रीम, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें और सरीज की एक बड़ी शीशी थी। उस नौजवान ने दूसरे बक्स में से बालों के 2 गुच्छे और कलमें निकाले। अपनी दोनों कनपटियों के नीचे पेस्ट से कलमें जोड़ दी। फिर उसने नकली गालों के पैड निकाले और ग्रीस से अपने गालों पर चिपका लिए। अब उसके गाल भरे भरे दिखाई देने लगे। उसने पहले बॉक्स में हाथ डालकर रेशम की बारीक लेकिन बहुत ही मजबूत रस्सी की सीढ़ी निकाली और अपनी कमर के चारों ओर लपेट कर बांध ली। उसने उठकर खूंटी पर से लंबा कोट उतारा और पहन लिया ताकि वो रेशमी रस्सी की सीढ़ी कोट के नीचे छुपी रहे। इसके बाद उसने पलंग के नीचे से एक सूटकेस खींच कर निकाला। उसमें से उसने एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर निकालकर उसका चैम्बर खोला। उसमें 6 गोलियां थीं। उसने उस रिवॉल्वर को अपने पतलून की जेब में रख लिया और सूटकेस बंद कर दिया। अचानक उसे एक और ख्याल आ गया। उसने ड्रेसिंग टेबल की दराज में से फाउंटेन पेन निकाला जिसकी बॉडी पर छोटा सा काला बटन था। उसने अंगूठे से वो बटन आगे खिसका दिया। फाउंटेन पेन के कैप में से रोशनी निकलने लगी। वो फाउंटेन पेन नहीं था, टॉर्च थी। उसने जलती हुई टॉर्च हाथों में लेकर बेडरूम की बत्ती बुझा दी। फिर दूसरे हाथ में सूटकेस उठाकर सदर दरवाजे से बाहर आ गया। उसने सूटकेस बरामदे के फर्श पर रख दिया और उसके ऊपर जलती हुई टॉर्च रख दी। उसने दरवाजे में ताला लगाया, फिर टॉर्च बुझाकर अपने लंबे कोट की जेब में रख ली। एक अंगड़ाई ली और बरामदे में खड़े खड़े उसने जेब से सिगरेट की डब्बी और लाइटर निकाला। एक सिगरेट सुलगाकर उसने लाइटर और सिगरेट की डब्बियाँ जेब में रख दी। सिगरेट का एक कश लगाकर उसने सूटकेस उठा लिया और सड़क की ओर चल दिया। रात के 2 बजे थे। स्प्रिंग टाइम होटल की रिसेप्शनिस्ट ने रिसेप्शन रूम के दरवाजे पर एक नौजवान को देखा जो एक सूटकेस उठाए हुए अंदर आ रहा था। वो चौंक उठी। इतनी रात के होटल में कोई मेहमान नहीं आता था। मिस, मैं बहुत ही मजबूरी की हालत में यहाँ आया हूँ। ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। मुझे यहाँ से मैंगलोर के लिए ट्रेन पकड़नी थी जो मेरी बेलारी आने वाली ट्रेन को मैंगलोर की ट्रेन से मिलाती। मेरी ट्रेन इतनी लेट पहुँची कि मैंगलोर जाने वाली ट्रेन 4 घंटे पहले ही निकल गई। क्या एक रात बिताने के लिए मुझे एक कमरा मिल सकता है? मैं स्टेशन के वेटिंग रूम में भी रात काट सकता था, लेकिन मैं आराम से रहने का आदी हूँ। मुझे आशा है आप मेरी ज़रूर सहायता करेंगे। उस नौजवान ने रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचकर कहा। रिसेप्शनिस्ट उसके शिष्टतापूर्ण बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुई। वो ध्यान से उस नौजवान को देखने लगी। नौजवान की कलमें कुर्छेदार थी, गाल उभरे हुए थे, बदन पर शानदार कपड़े थे। उसका पेट कुछ निकला हुआ था जिसके कारण वो खाते पीते घराने का युवक दिख रहा था। बेचारी रिसेप्शनिस्ट को क्या पता था कि इस नौजवान ने कमर पर रेशम की रस्सी की सीढ़ी लपेट रखी है जिसके कारण उसका पेट कुछ निकला हुआ दिखाई दे रहा था। आपको कमरा मिल सकता है, लेकिन 4थी मंजिल पर। मैं इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद नहीं करता। फिर 3री मंजिल पर एक कमरा खाली है, वो ले लीजिए। 2री मंजिल पर कोई कमरा नहीं? नहीं। 3री मंजिल पर कौन सा कमरा? 318। मुझे रात भर के लिए ठीक है, वही कमरा दे दीजिए। सुबह आप कब जाना चाहेंगे? मैं मुंह अंधेरे ही स्टेशन पहुंच जाना चाहता हूँ। मैंगलोर के लिए एक ट्रेन बहुत सवेरे जाती है।
फिर आप एक दिन का 50 रुपये किराया एडवांस दे दीजिए, मैं आपको रसीद दे देती हूँ। नौजवान ने कोट की भीतरी जेब में हाथ डालकर एक पर्स निकाला और उसमें से 10-10 के 5 नोट निकालकर काउंटर पर रख दिए। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर में खाना पूर्ति करते हुए पूछा, आपका नाम? शिवराज पारिक, N 528, मुनरो रोड, बेलारी। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर में नाम पता लिखने के बाद रसीद बुक निकाली और 50 रुपये की रसीद रेवेन्यू स्टैंप लगाकर शिवराज पारिक को दे दी। उसने वो रसीद अपनी जेब में रख ली। लिफ्ट तो इस समय बंद हो जाती है, ठहरिए मैं फ़ोन करके तीसरी मंजिल के रूम अटेंडेंट को बुला देती हूँ। कोई ज़ोर नहीं, मेरा सूटकेस ज़्यादा भारी नहीं है मिस, मैं खुद चला जाऊँगा। आप मुझे रूम की चाबी दे दीजिए। क्या इस समय कप कॉफ़ी मिल सकेगी? सिर्फ कॉफ़ी ही मिल सकेगी क्योंकि हमारी कॉफ़ी सर्विस दिन रात चलती रहती है। आप कमरे में पहुँचिए, मैं वहीं कॉफ़ी भिजवा देती हूँ। बिस्किट या सैंडविचेस कुछ लेंगे? हाँ, आप 2 टमाटो सैंडविच भी भेज दीजिएगा। शिवराज ने चाबी लेकर सूटकेस उठाते हुए कहा, सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। वो तीसरी मंजिल के 318 नंबर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने ताला खोला और अंदर चला गया। कमरे में पलंग पर साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था। पलंग के सामने 2 आराम कुर्सियाँ और एक सुंदर टेबल था। पलंग के पीछे दीवार में एक अलमारी थी। एक कोने में ड्रेसिंग टेबल था। पलंग पर बैठकर वो कॉफ़ी का इंतज़ार करने लगा। 10-15 मिनट के बाद उसने अपने कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनी। वर्दी पहने एक बेरा ट्रे लिए अंदर आया। कॉफ़ी पॉट, कप और सैंडविचेस की प्लेट सामने मेज़ पर रख दी। बर्तन सुबह ले जाना, शिवराज पारिक ने कहा। बहुत अच्छा हुजूर, बेरे ने कहा। वो चला गया। उसके जाने के बाद शिवराज ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लंबा कोट उतार दिया, कमर से लिपटी रेशमी की डोरी सीढ़ी खोलकर पलंग पर रख दी। ये सीढ़ी तिहरी चौहरी रस्सी की बनी हुई थी ताकि पाँव मजबूती से टिक सके। उसने इत्मीनान से कॉफ़ी पी, सैंडविच खाए, फिर कमरे की खिड़की के पास चला गया। उसने खिड़की खोल दी और उसका निरीक्षण करने लगा। खिड़की शटरदार थी। वो मुस्कुराया, अपने आप से कहा, मेरी कठिनाई आसान हो गई। उसने खिड़की से हटकर अपना सूटकेस खोला। उसमें से उसने एक छोटी हथौड़ी और एक पेचकस निकाला जिसका फल आगे से बहुत पतला था। उसने पेचकस अपनी जेब में रख लिया और सूटकेस में से मोटे गत्ते का एक टुकड़ा और 2 मजबूत हुक निकाले। उसने हथौड़ी एक और रख दी और सूटकेस में से एक प्लास निकालकर अपने पतलून की जेब में रख लिया। फिर हुक, हथौड़ी और मोटे गत्ते का टुकड़ा उठाकर वो खिड़की के पास चला गया। खिड़की की लकड़ी के फ्रेम की दाईं पट्टी में उसने एक हुक जोर से दबाकर गाड़ दिया। फिर उस पर मोटे गत्ते का टुकड़ा रखकर हथौड़ी से उस हुक को पट्टी में ठोकने लगा। जब हुक लकड़ी के अंदर आधा इंच चला गया तो वो उसके पेच को प्लास से घुमाने लगा। हुक बहुत मजबूती से पट्टी में गड़ गया। इस प्रकार उसने दूसरी ओर की पट्टी में भी एक हुक काट दिया। उसने हुक को ठोकते समय गत्ते का प्रयोग इसलिए किया था कि हथौड़ी की चोट से आवाज़ ना हो। उसने खिड़की के नीचे झांक कर देखा। दूसरे मंजिल का 218 नंबर कमरा उस कमरे के ठीक नीचे था। तीसरी मंजिल के 318 नंबर कमरे और दूसरी मंजिल के 218 नंबर कमरे के बीच लगभग 11 फुट की दूरी थी। मेरे ख्याल से सीढ़ी को लगभग 14 फुट नीचे गिराना चाहिए, उसने अपने आप से कहा। उसने रेशमी रस्सी की सीढ़ी उठाई, उसके दोनों सिरे हुकों में बांध दिए और बालिश से नाप कर सीढ़ी नीचे गिराने लगा। सीढ़ी 16 फुट लंबी थी। उसने सीढ़ी 2 फुट ऊपर खींची कर हुकों में बांध दी। अपने पतलून में हाथ डालकर उसने अपनी संतुष्टि कर ली कि पेचकस, फाउंटेन पेन नुमा टॉर्च उसकी जेब में है। कमरे की एक खिड़की होटल की पिछली दीवार में थी। पिछली दीवार पर 10-10 फुट की दूरी पर बिजली के 4 बल्ब जल रहे थे। उनकी रोशनी ज़्यादा नहीं थी। ये साले बल्ब कहीं काम ना बिगाड़ते। मैं दूर से दिखाई दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे कामों में खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है, शिवराज ने अपने आप से कहा। खिड़की में बैठ गया। उसका मुंह खिड़की के बाहर की ओर था, पीठ कमरे की ओर थी। उसने खिड़की में लटकी हुई सीढ़ी एक और हटा दी और बड़ी सावधानी से अपना दायां पांव दूसरी सीढ़ी पर रख दिया और फिर सीधा मुड़कर अपना बायां पांव दूसरी सीढ़ी पर रख दिया। वो बड़ी आसानी से सीढ़ी पर से नीचे उतरने लगा
और दूसरी मंजिल के 218 नंबर कमरे की खिड़की के पास पहुंच गया। उसने जेब में से पेचकस निकाला, खिड़की के प्लास्टिक के शटर के नीचे फंसाकर ऊपर उठाया। शटर 2 इंच ऊपर उठ गया तो उसने शटर के नीचे बायां हाथ रखकर पेचकस जेब में रख लिया। फिर उसने दूसरा हाथ भी शटर के नीचे रख दिया और बड़ी सावधानी से शटर को धीरे धीरे ऊपर उठाने लगा। शटर खिड़की के फ्रेम की ऊपरी पट्टी पर खुद ही सिमटकर इकट्ठा हो गया। वो मुस्कुराया और खिड़की से उस कमरे में कूद गया। उसने फाउंटेन पेन नुमा टॉर्च निकाली और जला ली। काश वो चीज़ मुझे मिल जाए जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, उसने अपने आप से कहा। 3 सूटकेस हैं, एक अटैची है, एक टोकरी है, काम में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वो अपने आप से बातें किए जा रहा था। जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर वो घुटनों के बल बैठ गया। उसने सबसे पहले अटैची खोली, लेकिन 2 मिनट के बाद उसे एक और खिसका दिया। उसने पहले सूटकेस खोला, उसमें रखे सारे कपड़े निकालकर एक और रख दिए। बड़ी बेचैनी से सूटकेस में हाथ डाला। बस यही, सारी मेहनत बेकार हो गई। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसके कमीज़ के गिरेबान में डाल दी। फिर उसने कांपते हाथों से दूसरा सूटकेस खोला। इसमें वो ज़रूर होना चाहिए, सब होना चाहिए। दूसरा सूटकेस एल्बमों से भरा हुआ था। विभिन्न चीज़ों के ब्लॉकों के एल्बम थे वो। इस सूटकेस में भी कुछ नहीं मिलेगा, मुझे सारे एल्बम खोल कर देखना चाहिए। उसने 2 एल्बम खोल कर देखे, उनमें कुछ नहीं था, लेकिन उसने धीरज नहीं छोड़ा। 3 एल्बम जिनमें ब्लॉक नहीं थे, वो खोल की तरह थे। उन एल्बम्स में उसे वो चीज़ मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने सारी चीज़ें एक कमीज़ पर रख दी। तीसरा सूटकेस, इसे खोलने की क्या ज़रूरत है? हाँ, जब इतना खतरा मोल लिया है तो 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा। उसने तीसरा सूटकेस खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सूटकेस इंपोर्टेड शराब की बोतलों से भरा हुआ था। क्यों ना अपना दिमागी तनाव दूर करने के लिए एक बोतल लेता चलो। हाँ ठीक है, ये सोचकर उसने स्कॉच विस्की के डब्बे में बंद एक बोतल निकाल ली। उसने सारी चीज़ें कमीज़ में बांधकर एक गठरी बना ली। चाबियों का गुच्छा जेब में डालकर वो उठ खड़ा हुआ, टॉर्च बुझाकर जेब में रख ली। फिर कमीज की गठरी उठाकर खिड़की की ओर बढ़ गया। वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गया। जब वो तीसरी मंजिल के अपने कमरे की खिड़की में पांव रखकर कमरे के अंदर कूदने लगा तो कमीज़ की गठरी में से विस्की की बोतल खिसक कर नीचे जा गिरी। उसके टूटने से जोर का छनाका हुआ, लेकिन तब तक वो कमरे में कूद चुका था। उफ, काम पूरा हो जाने के बाद ये बहुत बुरा हुआ। बेकार ही मेरा दिमाग खराब हो गया था। विस्की की बोतल का लालच आ गया, कहीं लोग जाग ना पड़े, उसने कहा और गठरी खोलकर देखा। शुक्र है सिर्फ बॉटल ही गई। अब मुझे इधर से फ़ौरन चले जाना चाहिए। अब तो हुकों से सीढ़ी खोलने का समय भी नहीं है, उसने कहा और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें अपने सूटकेस में भर ली। फिर लंबा कोट पहना और सूटकेस उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। वो तेज़ी से नीचे पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा, आपको तो रात भर रहना था सर। वो मुझे कमरे में नींद नहीं आई। अब स्टेशन में जाकर वहीं पर वेटिंग रूम में आराम करूँगा। गुड बाय, उसने रिसेप्शन रूम से निकलते हुए कहा। और हाँ, मैं कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट नौजवान के मिजाज और उसकी हरकतों पर विचार करने लगी। जैसे ही विस्की की बोतल के टूटने का छनाका हुआ, मेजर की आंख खुल गई। सोनिया भी जाग उठी। ये कैसी आवाज़ थी? पता नहीं, ये आवाज़ पिछवाड़े से आई। ठहरो, मैं देखता हूँ। मेजर उठा और खिड़की के पास चला गया। उसने खिड़की खोली और बाहर झाँक कर देखा। पिछली दीवार की बत्तियां जल रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए उसे वो चीज़ नहीं दिखाई दी जिसके गिरकर टूटने पर छनाका हुआ था। लेकिन उसकी नज़र ऊपर की मंजिल की एक खिड़की से दूसरी मंजिल की एक खिड़की तक लटकी हुई रस्सी की सीढ़ी पर पड़ी। उसे बहुत हैरानी हुई। तीसरी मंजिल के कमरे से दूसरी मंजिल तक रस्सी की सीढ़ी के लटकने का क्या अर्थ हो सकता है? मेजर ने अपने पास खिड़की में आ खड़ी हुई सोनिया से कहा, ये सीढ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा अनुमान है कि हमारे स्वीट से 4-5 कमरे छोड़कर किसी कमरे की खिड़की पर लटकी हुई है। अजीब मामला दिखाई देता है। सोनिया ने उस सीढ़ी को देखते हुए कहा। मैं तीसरी मंजिल पर जाकर देखता हूँ।
मेजर ने कहा और गाउन पहनकर स्वीट से बाहर निकल गया। मेजर तीसरी मंजिल पर पहुंचा। इस मंजिल के सारे कमरों के दरवाजे अंदर से बंद थे। सब लोग सोए पड़े थे। छनाके का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। गलियारे से गुजरते हुए अचानक मेजर की नज़र 318 नंबर कमरे के दरवाजे पर पड़ी। उसे लगा दरवाज़ा बंद नहीं है, केवल भिड़ा हुआ है। उसने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुल गया। कमरा खाली था, लेकिन उसकी खिड़की से सीढ़ी अभी तक लटक रही थी। मेजर खिड़की के पास चला गया। उसने नीचे झाँक कर देखा, फिर तेजी से पलटते हुए बोला, इस कमरे में ज़रूर कोई आया था। शायद रिसेप्शनिस्ट को कुछ पता हो। मेजर तेजी से कमरे से निकला और सीढ़ियों से उतरकर रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा। वो ऊँग रही थी और जमाइयाँ ले रही थी। मेजर साहब, आप इस समय नीचे कैसे? मिस, तीसरी मंजिल का 318 नंबर कमरा खाली पड़ा है। क्या वहाँ पर कोई ठहरा हुआ था? हाँ मेजर साहब, तीसरी मंजिल का ये कमरा आज रात के लिए 2 बजे तक खाली पड़ा था, लेकिन 2:10 पर एक नौजवान आया। उसके हाथ में सूटकेस था। उसने मुझसे कहा कि सुबह तक के लिए कमरा चाहिए। मैंने कहा कि चौथी मंजिल पर एक कमरा खाली है, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद नहीं कर रहे थे। उसके साथ तुम्हारी क्या बातचीत हुई? आ, उसका बातचीत करने का ढंग तो बहुत ही शिष्टतापूर्ण था। मैंने उसकी आवश्यकता अनुभव करते हुए कहा कि अगर वो चौथी मंजिल पर कमरा नहीं लेना चाहता तो दूसरी मंजिल पर उसे 318 नंबर का कमरा मिल सकता है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने किराया दिया, रजिस्टर में अपना नाम ये शिवराज पारिक लिखवाया, बताया कि वो बेलारी से आया है और अपना पता ये 528 मुनरो रोड बेलारी लिखवाया था। उसके पास क्या क्या सामान था? मेजर साहब, उसके पास सिर्फ एक सूटकेस था। हैरानी की बात यह है कि वो अभी 10 मिनट हुए चला भी गया। कह रहा था कि उसे कमरे में नींद नहीं आई, रात भर का किराया दे चुका था और तब भी नहीं रुकना चाहा। मैंने भी कोई परवाह नहीं की। उसका हुलिया बता सकती हो? उसकी कल में गुच्छेदार थी, रंग सांवला था, गाल कुछ ज़्यादा ही फूले हुए थे, एक लंबा कोट पहना हुआ था। मेजर को वो युवक अजनबी लगा। अच्छा मिस, क्या तीसरी मंजिल के 318 नंबर कमरे के नीचे दूसरी मंजिल का 218 नंबर कमरा है? हाँ, होटलों के कमरों का यही क्रम है। चौथी मंजिल के 418 नंबर कमरे के नीचे 318 और ऐसे ही सारे कमरे हैं। अच्छा ये बताइए कि 218 नंबर पे कौन है? उस कमरे में मिस्टर अरविंद दत्तात्रेय ठहरे हुए हैं। अरविंद दत्तात्रेय? मेजर ने आश्चर्य से कहा। अरविंद दत्तात्रेय तो आज राजगोपाल बालाजी से मिला था। उसी के उपस्थिति में बालाजी की हत्या कर दी गई थी। ये रहस्योद्घाटन अत्यधिक आश्चर्यजनक था। बालाजी की हत्या के बाद ये नौजवान शायद अरविंद के कमरे की तलाशी लेने आया था। हत्यारा या उसका साथी बालाजी की हत्या के बाद फौरन ही हरकत में क्यों आ गए? मेजर सोचने लगा। अरविंद दत्तात्रेय इस होटल में आकर कब ठहरा था? परसों सुबह आया था। उसके साथ एक लड़की भी थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं ठहरी क्योंकि वो थोड़ी देर बाद ही चली गई थी। वो शायद अरविंद को स्टेशन पर रिसीव करने गई थी। अरविंद ने उस लड़की का नाम लिया था? जी नहीं। हाँ, 1-2 बार पुकारा था, लेकिन डार्लिंग कहा था। उसका हुलिया बता सकती हो? हाँ, बहुत सुंदर, ताज़ा फूल जैसी खिली हुई थी, बहुत सुंदर, सुगठित संतुलित बदन, सादा साड़ी पहने हुई थी, लेकिन उसका सौंदर्य फूटा पड़ रहा था। पतले और महीन नाक और नक्श, लंबे घुंघराले बाल, हरी और भूरी आँखें। उसका हैंडबैग कीमती नहीं था। वो इस काउंटर पर से ये कहकर चली गई कि उसे 9:30 बजे काम पर पहुंचना है। अरविंद ने उससे कहा था कि वो शाम को उससे मिलेगा और बहुत जल्दी सारा मामला तय कर देगा, और लड़की बहुत खुश होकर गई थी। अरविंद कल अपने कमरे में कितने बजे गया था? मेजर ने पूछा। सुबह 11:30 बजे। जाते ही मुझसे कह गया कि वो रात को देर से लौटेगा, बेरा उसके कमरे का ख्याल रखे, लेकिन वो आज रात लौटा ही नहीं। अच्छा, आपके पास 218 नंबर के डुप्लीकेट चाबी होगी? जी है तो, लेकिन मेहमान की अनुपस्थिति में उसका कमरा खोलना अच्छे होटल्स का नियम नहीं होता। सुनिए मिस केली, शिवराज पारिक के नाम से जो नौजवान रात के 9 बजे आया था और जो अभी 10-15 मिनट पहले चला गया,
उसने अपना नाम और पता गलत लिखवाया था। वो वास्तव में अरविंद के कमरे की तलाशी लेने आया था। वो अपने साथ एक नए ढंग की सीढ़ी लाया था। आपका कहना है कि जब आपने उससे ये कहा कि उसे तीसरी मंजिल पर 318 नंबर कमरा मिल सकता है तो वो बहुत खुश हुआ था। इसका मतलब जानती हैं? यानी कि वो होटल के कमरों के क्रम से परिचित था। वो तीसरी मंजिल के 318 नंबर कमरे में बड़ी आसानी से उस सीढ़ी की सहायता से दूसरी मंजिल के 218 नंबर कमरे में जा सकता था। मैं विश्वास से कह सकता हूँ, अरविंद के कमरे में चोरी हुई है। होटल के नियमों को इस समय एक और रख देना होगा और मुझे डुप्लीकेट चाबी दीजिए। मैनेजर साहब आपको कुछ नहीं कहेंगे। केली मेजर बलवंत के पद और प्रभाव से परिचित थी। उसने अरविंद के कमरे की डुप्लीकेट चाबी उनको दे दी। डुप्लीकेट चाबी लेकर जब मेजर दूसरी मंजिल पर 218 नंबर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसने दरवाजे का ताला खोला और कमरे के अंदर चला गया। फर्श पर 3 सूटकेस खुले पड़े थे। मेजर चौंक गया। एक सूटकेस के सारे कपड़े फर्श पर पड़े थे। दूसरे सूटकेस से एल्बम निकले पड़े थे। उसने एक एल्बम उठाया। उसमें राजगोपाल बालाजी की फैक्ट्री में बने हुए वीआईपी सामान के रंगीन ब्लॉक थे। क्या अरविंद बालाजी की फर्म का एजेंट था? मेजर ने अपने आप से पूछा। उसने सारे एल्बम उठाकर देखे। 4 एल्बम में ब्लॉक नहीं थे। उनमें विचित्र से खाने बने हुए थे। वे एल्बम खोल जैसे दिखाई दे रहे थे। मेजर बड़े ध्यान से उन एल्बम्स को देख रहा था। इन एल्बम्स में क्या था? मेजर ने तीसरे सूटकेस पर नज़र डाली। उसमें इम्पोर्टेड विस्की की बोतल देखकर उसकी हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अरविंद कौन था? वो किस प्रकार का धंधा करता था? वो बालाजी को उसके बेटे के मित्र की हैसियत से लूट रहा था। बालाजी से उसका कैसा संबंध था? क्या ये झूठी बात प्रचारित की गई थी कि वो बालाजी के बेटे ललित बालाजी का घनिष्ठ मित्र है? अनेक आश्चर्यों से भरा ये पहला केस था। रूम से बाहर आकर मेजर ने ताला लगा दिया और नीचे जाकर चाबी मिस केली को दी। अरविंद के कमरे में शायद चोरी हुई है। ऐसा करिएगा, जब आपकी ड्यूटी ऑफ होने लगे तो इंस्पेक्टर राठी का फ़ोन नंबर मिलाकर मेरे कमरे के फ़ोन से कनेक्ट कर दीजिएगा। जी, मैं याद रखूँगी। मेरी ड्यूटी 6 बजे ख़त्म होगी। मैं इंस्पेक्टर राठी से बात कराने के बाद ही जाऊँगी, मिस केली ने कहा। धन्यवाद, मेजर ने कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। वो अपने स्वेट में पहुंचा तो सुबह के 5 बज रहे थे। वो 1 घंटा आराम करना चाहता था। सोनिया कमरे के दरवाज़ा खोले उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ? 1 घंटे के लिए सो जाएं सोनिया, कुछ तो नींद पूरी कर लें। सोकर उठने के बाद बताऊंगा कि क्या हुआ, मेजर ने कहा। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। वो पलंग पर लेटते ही सो गया। सोनिया ने उठकर स्वेट का दरवाज़ा बंद कर दिया और बड़े प्यार से मेजर के बालों पे हाथ फेरा और फिर अपने पलंग पर जा लेटी। सुबह के 6:10 हुए थे। ड्राइंग रूम में टेलीफोन की घंटी बजते ही मेजर की आंख खुल गई। उसने देखा सोनिया पलंग से उतरकर स्लीपर पहन रही है। तुम आराम करो सोनिया, ये इंस्पेक्टर राठी का फ़ोन होगा। मैंने रिसेप्शन पर कहा था कि मेरी उनसे बात करवाने के लिए। ऐसा कहकर मेजर पलंग पे से उतरा, अपने पम्प शू पहने और कमरे से निकल आया। उसने सुधील के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए देखा। डोरा कमरे से बाहर आ रही थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डोरा, आराम करो, मैं ज़रा फ़ोन सुनकर आता हूँ। डोरा से एक जम्हाई ली और अपने कमरे में चली गई। मेजर फ़ोन के पास पहुँचा, उस रिसीवर उठाया। मेजर साहब, इंस्पेक्टर राठी से बात कीजिए प्लीज़। थैंक यू मिस केली। हाँ इंस्पेक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। होटल की दूसरी मंजिल के 218 नंबर कमरे में कल रात चोरी हो गई है। ये कमरा श्रीकांत के 219 नंबर वाले कमरे के साथ वाला है। होटल में चोरी? हाँ, और जानते हैं चोरी किसके कमरे में हुई है? अरविंद दत्तात्रेय के कमरे में। वो इसी कमरे में ठहरा हुआ था। क्या? वही जिस पर राजगोपाल बालाजी की हत्या का संदेह है? हाँ, वो आज सुबह 11 बजे अपने कमरे से जाने के बाद आज रात भर नहीं लौटा। आप आएंगे तब विस्तार से बातें होंगी। और एक आश्चर्यजनक बात आपको और बताऊंगा। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन पुलिस वालों और जासूसों की तो छुट्टी कभी होती नहीं। तो आप आइए, चाय मेरे साथ पिएगा। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ। ये केस तो कदम कदम पर आश्चर्यों से भरा हुआ है, इंस्पेक्टर ने कहा। फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठी आ गया। उस समय मेजर और उसके साथी चाय पी रहे थे। आइए बैठिए। नमस्ते।
इंस्पेक्टर ने सबकी ओर हाथ जोड़कर कहा और कुर्सी पर बैठ गया। मालती इंस्पेक्टर के लिए चाय बनाने लगी। बड़ा अजीब सा केस है ये। अरविंद दत्तात्रेय के कमरे में चोरी कैसे? मेजर ने विस्तार से चोरी की घटना सुनाने के बाद कहा, तो इंस्पेक्टर साहब, एक बात ध्यान देने के योग्य है। अरविंद के कमरे में जो चोरी करने आया था उसे पता था कि अरविंद आज रात अपने कमरे में नहीं लौटेगा। पता नहीं वो क्या क्या लेकर गया है। शायद उसने इम्पोर्टेड विस्की की बोतल भी चुराई थी। ऊपर चढ़ते समय वही बोतल नीचे गिर पड़ी, जिससे जोर की आवाज़ हुई और मेरी आंख खुल गई। इस सारी घटनाओं का यानी हरदेव कोठारी के आत्महत्या, बालाजी की हत्या, अरविंद के कमरे में चोरी का परस्पर गहरा संबंध दिखाई देता है, इंस्पेक्टर ने कहा और फिर मालती के हाथ से चाय का प्याला लेकर बोला, थैंक यू। मालती ने बिस्किट की प्लेट भी इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दी। चाय का एक घूंट भरने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, आप एक और आश्चर्यजनक बात बताने वाले थे। श्रीकांत ने उस समय हमें एक बात नहीं बताई थी। हरदेव कोठारी ने खिड़की से कूदने से पहले श्रीकांत की जेब में चीज़ डाल दी थी। हरदेव कोठारी ने खिड़की से कूदने से पहले श्रीकांत की जेब में एक चीज़ डाल दी थी? क्या? जी हाँ, श्रीकांत डरता रहा था कि हरदेव कोठारी ने कोई खतरनाक चीज़ उसकी जेब में ना डाली हो, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन एकांत मिलने पर उसने वो मुझे दिखाया। वो शिमोगा से कोलार तक का रेल टिकट था और उस टिकट का पर एक पिन से एक चिट लगी हुई थी। चिट पर 332/14 सवार लाइन रोड लिखा है। हम लोग चाय पीने के बाद इस पते पर चलेंगे। शायद वहाँ वही औरत और लंबे कद वाला आदमी रहता हो। हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ तो चलना बनता ही है। इतनी ही देर में बैरा अखबार दे गया। अखबार में हरदेव कोठारी के खिड़की से कूदकर आत्महत्या करने का समाचार उसकी लाश के फोटो के साथ प्रकाशित हुआ था। राजगोपाल बालाजी की मृत्यु का समाचार मोटी सुर्खियों देकर छापा गया था। साथ में ये भी लिखा था कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चाय समाप्त करने के बाद मेजर ने इंस्पेक्टर से कहा, मैं बस 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। 15-20 मिनट के बाद मेजर इंस्पेक्टर की जीप में सवार होकर सवार लाइन रोड की ओर चल पड़ा। सवार लाइन रोड पर 332 नंबर की बिल्डिंग का नाम नीरा था। वे दोनों उस बिल्डिंग में पहुंचे। उन्होंने एक आदमी से 14 नंबर कमरे के बारे में पूछा। वो पहली मंजिल के दूसरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। कमरे के अंदर से किसी औरत के गाने की आवाज़ आ रही थी। बहुत ही रसीली आवाज़ थी। उसके सुर में खुशी झलक रही थी। मेजर समझ गया कि गाने की आवाज़ बाथरूम से नहीं बल्कि किसी पिछले कमरे से आ रही है। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर गाना बंद हो गया। कौन? दरवाज़ा खोलिए, पुलिस। पुलिस? ओह, मैं समझ गई कि पुलिस क्यों आई है। अंदर से उस औरत की आवाज़ आई। वो बहुत ही जवान सी आवाज़ थी। 1 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़े के 21-22 साल की फूल सी लड़की ने खोला। उसका शरीर बहुत ही सुंदर, सुगठित और संतुलित था। आंखें भूरी और हरी थी। वो गाउन पहने हुई थी और बालों में कंघी करने वाला ब्रश लटका हुआ था। उसके नाजुक नाजुक नक्श उसके सौंदर्य को और भी बढ़ा रहे थे। मेजर एक पल उसे ध्यान से देखता रहा। अचानक उसे उस लड़की का हुलिया याद आ गया। वो बहुत ही हैरान हो गया। गुड मॉर्निंग मिस कुंजलता कोठारी, मैं मेजर बलवंत हूँ। बालाजी के नौकर बदलू और मिस केली ने जिस लड़की का हुलिया मेजर को बताया था वो इस लड़की से बहुत मिलता था। बदलू ने इसका नाम कुंजलता कोठारी बताया था। एक और आश्चर्य, इंस्पेक्टर ने अपने आप से कहा। गुड मॉर्निंग, लेकिन मेरा नाम आपको कैसे मालूम? हम पूरी तहकीकात करने के बाद ही आपके पास आए हैं। तब तो आप मेरे पिताजी की मृत्यु का कारण जानते होंगे। आइए अंदर आ जाइए। मेजर इंस्पेक्टर कमरे में पहुंचे। वो एक साफ सुथरा फ्लैट था, सादा चीज़ों से सजा हुआ, लेकिन उस सजावट में किसी समझदार और सलीकेदार औरत का हाथ साफ दिखाई दे रहा था। बैठिए, मैं आपके लिए चाय ले आऊँ? नहीं, हम अभी पीकर आए हैं, धन्यवाद। मिस कोठारी, आपने अभी अभी कहा था कि आप अपने पिता की मृत्यु का वास्तविक कारण जानना चाहती हैं। आपके पिता का क्या नाम था? हरदेव कोठारी। ये सुनकर मेजर इंस्पेक्टर चकरा गए। हरदेव कोठारी कुंजलता कोठारी का पिता था? ये नया चंबा था। ये कैसे सिलसिले जुड़ रहे थे? हरदेव कोठारी कुंजलता कोठारी का पिता था, उस सुंदरी का पिता जो अरविंद को स्टेशन पर रिसीव करने गई थी और पिछले 2 महीने से बालाजी से मिलने के लिए जाती रही थी। हरदेव कोठारी आपके पिता थे? इंस्पेक्टर ने पूछा।
मेजर सोच रहा था कि अगर हरदेव कोठारी कुंजलता कोठारी का पिता था तो वो औरत और वो लंबा आदमी कौन थे जो उसे चाचा कहकर पुकार रहे थे और उससे घर चलने का आग्रह कर रहे थे। आखिर ये किस्सा क्या है? क्या आपके पिता आपके पास रहते थे? मेजर ने पूछा। आज से 2 महीने पहले तक तो मेरे पास ही रह रहे थे, लेकिन अब 2 महीने से मेरे पास नहीं थे। फिर कहाँ रह रहे थे? ये तो मुझे मालूम नहीं। मैं यही पूछने के लिए 2 महीने से बालाजी के पास जाती रही थी, लेकिन अब तो उनसे पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता। कल उनकी हत्या कर दी गई। तो आप बालाजी के पास ये पूछने के लिए जाया करती थी कि आपके पिता कहाँ हैं? हाँ। क्या बालाजी को मालूम था कि आपके पिता कहाँ रह रहे हैं? उन्हें निश्चित रूप से पता था। शुरू में 2 बार मिलने पर तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जब मैं उनसे लगातार मिलने के लिए जाती रही तो बोले कि वो 15 दिन के बाद बताएंगे। मैं 15 दिन के बाद उनके पास पहुंची तो बोले कि उन्होंने मेरे पिता को 1.5 सप्ताह के लिए जर्मनी भेज दिया है। मेरे पिता बहुत अच्छे डिज़ाइनर थे ना। बालाजी की फैक्ट्री में जितनी भी चीज़ें बनती हैं उनके डिज़ाइन मेरे पिताजी ने ही बनाए थे। फिर तो बालाजी को ज़रूर मालूम होगा कि आपके पिता कहाँ हैं। उन्हें मालूम था। 1.5 हफ्ता कल हुआ था। मैं कल रात उनके पास गई थी, लेकिन उनके नौकर बदलून ने मुझे टाल दिया। आपके पिता आपको छोड़कर क्यों चले गए थे? और अरविंद दत्तात्रेय का आपसे क्या संबंध है? मेजर ने पूछा। अरविंद दत्तात्रेय का नाम सुनकर मिस कोठारी चौंक पड़ी। मिस कोठारी को खामोश देखकर मेजर ने पूछा, अरविंद दत्तात्रेय से आपका क्या संबंध है? वो हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आज बालाजी की हत्या के समाचार से पता चला कि अरविंद बालाजी के बेटे ललित का घनिष्ठ मित्र था और वो बालाजी से पहली बार 40,000 रुपये लेकर गया था। कल रात बालाजी ने फिर उसे हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आज बालाजी की हत्या के समाचार से पता चला कि अरविंद बालाजी के बेटे ललित का मित्र था और वो बालाजी से पहली बार 40,000 रुपये लेकर गया था। कल रात बालाजी ने फिर उसे 15,000 रुपये का चेक दिया था, लेकिन उस चेक का फटा हुआ कोना मिला है। मैं अब समझी हूँ कि मेरे पिताजी मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। आपके विचार से आपके पिताजी आपको छोड़कर क्यों चले गए थे? वो 2 महीने पहले की बात है। मैं एक दिन अरविंद को घर ले आई थी। उसे देखते ही पिताजी के माथे पर बल पड़ गए थे और फिर वो उठकर अंदर कमरे में चले गए। अरविंद भी उनको देखकर भौचक्का रह गया था। क्यों? क्या अरविंद ने आपके पिताजी को पहले कभी नहीं देखा था? मिस कोठारी का ये बयान एक और अचंभा सिद्ध हुआ था। नहीं, मैं अरविंद को इससे पहले घर लेकर कभी नहीं आई थी और उसने पिताजी के संबंध में कभी कुछ पूछा भी नहीं था। मेरे पिताजी और अरविंद ने एक दूसरे को जिस तरह देखा, उससे साफ मालूम होता था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। अरविंद ने मेरे पिता का रवैया देखकर मेरे फ्लैट में रुकना ठीक नहीं समझा। मैं उसे छोड़ने नीचे तक गई। मैंने उससे बार बार पूछा कि पिताजी को देखकर वो इतना हैरान क्यों हुआ और उसे देखकर मेरे पिताजी को इतना गुस्सा क्यों आया। अरविंद ने मुझे ये कहकर टाल दिया कि उसे इसलिए हैरानी हुई थी कि वो मेरे पिता को इतना बूढ़ा नहीं समझता था। उसने कहा, लता, तुम्हारे पिताजी को मुझसे इतनी घृणा क्यों है और मुझे देखकर वो क्रोध से क्यों काँप उठे थे, ये उन्हीं से पूछना। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जीवन के अंतिम सांस तक तुमसे इसी तरह से प्यार करता रहूँगा। अरविंद की इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुशी खुशी फ्लैट में आई। मैंने पिताजी पिताजी कहा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। मैं उनके कमरे में गई, लेकिन वो कमरे में नहीं थे। उनका सूटकेस भी नहीं था। उनके कमरे की मेज़ पर एक किताब में मेरे नाम पर 10,000 रुपये का चेक अटका हुआ था और प्लेटिनम का एक टाइप पेन रखा था जिस पर कुछ खुदा हुआ था। यह अनुमान लगाना कठिन है कि उस पर क्या खुदा था। क्या वो टाइप पेन आप मुझे दिखा सकती हैं? हाँ ज़रूर, मैं अभी लाई। ये कहकर मिस कोठारी उठी और अंदर कमरे में चली गई। कुछ मिनट बाद उसने टाइप पेन लाकर मेजर को दे दिया। ये सचमुच प्लेटिनम का टाइप पेन है। इस पर बहुत बारीक अक्षर खुदे हुए हैं। इनको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या मैं अभी के लिए ये टाइप पेन अपने पास रख सकता हूँ? मिस कोठारी मेजर बलवंत की ओर देखने लगी। मेजर साहब, मैं अपने पिता की मृत्यु का वास्तविक कारण जानना चाहती हूँ और ये भी जानना चाहती हूँ कि आप अरविंद के संबंध में जानकारी प्राप्त करें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे पिताजी अरविंद को देखते ही इतने गुस्से और घृणा से क्यों कांपने लगे थे। ये मेरे जीवन का प्रश्न है। मुझे विश्वास है आप मेरी ज़रूर सहायता करेंगे। हाँ, बिल्कुल करूँगा। आपने आज के अखबार में अपने पिता की आत्महत्या के विषय में पूरा समाचार पढ़ा।
आपने एक मासल बदन की औरत और एक लंबे कद के आदमी के बारे में भी पढ़ा होगा। क्या आप उन्हें जानती हैं? नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। आप कहीं जॉब करती हैं? जी, मैं प्रेम सागर होटल में रूम अटेंडेंट हूँ। आपके चार्ज में कितने कमरे हैं? पहली मंजिल के सारे कमरे मेरे चार्ज में ही हैं। पहली मंजिल पर बार भी है। बार अटेंडेंट एक दूसरी लड़की है। ओके, आपकी ड्यूटी कब तक रहती है? सुबह 9:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। फिर दूसरी लड़की आ जाती है। हमारी शिफ्ट बदलती रहती है। 15 दिन मैं दिन की ड्यूटी देती हूँ और 15 दिन रात की। ओके, हम आपका और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते, आपको ड्यूटी पर भी जाना होगा। अगर आपके पास अरविंद आए या कोई बात हो तो मुझे स्प्रिंग टाइम होटल में फ़ोन कर दीजिएगा। मेरा स्वीट का नंबर 224 है। या फिर सदर कोतवाली में इंस्पेक्टर राठी को फ़ोन कर दीजिएगा। मैं जाते हुए एक बार फिर आपसे निवेदन करूँगा, क्या मैं प्लैटिनम का ये टाइपिन ले जा सकता हूँ? इसे मैं जल्दी ही वापस कर दूँगा। आपकी अशिष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझे टाइपिन आपको पहले दे देना चाहिए था। ये मेरी गलती है, सॉरी। आप ले जाइए इसको। मिस कोठारी ने क्षमा याचना भरे स्वर में कहा और टाइपिन उठाकर मेजर बलवंत को दे दिया। अच्छा, नमस्ते। मेजर और इंस्पेक्टर मिस कोठारी के फ्लैट से निकलकर जीप की ओर बढ़ गए। जब जीप स्टार्ट होकर चल पड़ी तो इंस्पेक्टर ने मेजर से कहा, मिस कुंजलता ने तो अचंभों में और ज़्यादा इजाफा कर दिया। हाँ, ये क्या पता था कि रेल टिकट से नथी चिट पर जो पता लिखा हुआ है वो हरदेव कोठारी की बेटी का होगा। अगर हरदेव कोठारी कोलार जा रहा था तो उसने रेल टिकट से अपनी बेटी का पता नथी क्यों किया? ऐसे पते तो ज़बानी याद होते हैं। खैर, ये कारण तो मालूम हो ही जाएगा कि मिस कोठारी बालाजी के पास क्यों जाया करती थी। जब बालाजी को पता था कि हरदेव कोठारी कहाँ रह रहा है तो उसका पता मिस कोठारी को क्यों नहीं बताया? इसके साथ साथ ये प्रश्न भी पैदा होता है कि हरदेव कोठारी को अरविंद से इतनी नफरत क्यों थी? अपनी बेटी के साथ उसे देखकर वो गुस्से से क्यों भरना उठा? मिस कोठारी के बयान से साफ है वो एक दूसरे को जानते थे। हरदेव कोठारी को यह आशा नहीं थी कि उसकी बेटी अरविंद को घर ले आएगी, और अरविंद को भी ये नहीं पता था कि कुंजलता कोठारी हरदेव कोठारी की बेटी है। आखिरी प्रश्न ये रह जाता है कि वो औरत और लंबे कद का वो आदमी कौन थे जो हरदेव कोठारी को अपने घर वापस ले जाना चाहते थे। इंस्पेक्टर साहब, शिमोगा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, इन दोनों की तलाश शुरू करिए। जी, मैं अपने काफ़ी आदमियों को शहर के विभिन्न हिस्सों में दौड़ाए देता हूँ। मेजर साहब, आपने जिन नई घटनाओं का विश्लेषण किया है वो केस पर काफ़ी रोशनी डालता है। मेरा विचार है कि आपने बालाजी को अधिक महत्व नहीं दिया। मेरे विचार से तो बालाजी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और रहस्यपूर्ण व्यक्ति था। उसके पास कोठारी और अरविंद ही नहीं जाते थे, बल्कि वो लंबा आदमी भी जाता था, जिसे देखकर हरदेव कोठारी आत्महत्या करने को विवश हो गया। वो लंबा तगड़ा आदमी था कौन? जीप धीरे धीरे चली जा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं बालाजी के व्यक्तित्व और चरित्र पर बहुत विचार करता रहा हूँ। मैंने कुछ निष्कर्ष भी निकाले हैं जिनसे इस केस के अचंभे में कुछ और भी बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं सही परिणाम पर पहुंचे बिना बालाजी के संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता। बालाजी के व्यक्तित्व और चरित्र के संबंध में आप किन निष्कर्षों पर पहुंचे हैं? शायद मैं भी कोई राय दे सकूं। इसके लिए हमें इस केस के आरंभिक घटनाओं पर विचार करना होगा। ये एक निश्चित बात है कि हरदेव कोठारी कहीं से फरार हुआ था। वो किसी की हिरासत में था। वो औरत और लंबे तगड़े आदमी ने उसका पीछा किया। हरदेव कोठारी निश्चित रूप से स्टेशन जा रहा था। वो किसी से कोलार जाने का टिकट मंगवा चुका था और शायद उसे शक था कि रेल टिकट आने से पहले उसे मार डाला जाएगा। इसलिए जिस आदमी से टिकट मंगवाया उसे एक चिट पर अपनी बेटी का पता भी लिख कर दे दिया और उससे कह दिया कि अगर वो आदमी टिकट लाने के बाद उसे मुर्दा पाए तो चिट पर रखे पते पर बेटी को उसकी मृत्यु की सूचना दे दे। तो इस प्रकार रेल टिकट पर नथी चिट का भेद तो खुला, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि हरदेव कोठारी किसकी हिरासत में था? मैं समझता हूँ वो बालाजी की हिरासत में था। इंस्पेक्टर दंग रह गया। हरदेव कोठारी बालाजी की हिरासत में? अब इस समय तो मेरी यही राय है। और वो लंबी सी औरत और लंबा तड़ंगा आदमी बालाजी के कारिंदे थे। वो किसी तरह वहाँ से फरार हुआ तो उन दोनों ने उसका पीछा किया। अब वो रेलवे स्टेशन जा रहा था।
जब उसने ये देखा कि उसका पीछा किया जा रहा है तो स्प्रिंग टाइम होटल, जो कि रेलवे स्टेशन के पास है, वो होटल में घुस गया। आदमी जब होशो हवास खो बैठता है तो अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी आश्रय लेने पर विवश हो जाता है। उसने श्रीकांत के कमरे का दरवाज़ा खुला पाया तो उसके कमरे में घुस गया। अब अगर किसी के कमरे में कोई अजनबी अचानक घुस आए तो उसके दिल में अजनबी के प्रति संदेह तो पैदा होना स्वाभाविक ही है। हरदेव कोठारी ने शरण मांगी तो श्रीकांत के लिए कुछ देर सोचना जरूरी हो गया। इतने में वो औरत और लंबा तड़ंगा आदमी भी श्रीकांत के कमरे में घुस आए। वो हरदेव कोठारी को ज़बरदस्ती भी ले जा सकते थे, लेकिन उनको पता था कि मार पीट या जोर ज़बरदस्ती से मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए वो हरदेव कोठारी से क्षमा याचना करते हुए विनम्रतापूर्वक आग्रह करते रहे। हरदेव कोठारी जिस कैद से छूटकर भागा था, दोबारा तो उस कैद में नहीं जाना चाहता था। वो जानता था अगर वो वहाँ गया तो उसे मार डाला जाएगा या उसे भयंकर यातना दी जाएंगी, और इसी डर से उसने आत्महत्या करी या उसे आत्महत्या करने पर विवश कर दिया गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब किसी को आत्महत्या पर विवश कर दिया जाए तो वो आत्महत्या नहीं, हत्या होती है। मेजर साहब, आपने तो हरदेव कोठारी की आत्महत्या या हत्या की गुत्थी ही सुलझा ली, लेकिन एक बात पर मैं हैरान हूँ, बालाजी ने हरदेव कोठारी को हिरासत में क्यों रखा था? इंस्पेक्टर साहब, ये कंपटीशन का युग है। हर कोई दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, दूसरे के कारोबार को ठप करने के लिए जोर लगाता है। हरदेव कोठारी ऊंचे दर्जे का डिज़ाइनर था। बहुत संभव है कोई और उद्योगपति उसे फुसला रहा हो, झांसा दे रहा हो। इस बात का पता बालाजी को चल गया हो और उसने हरदेव कोठारी को हिरासत में ले लिया हो, तो इस तरह ये गुत्थी भी सुलझ जाती है। लेकिन बालाजी की हत्या किसने की? अरविंद दत्तात्रेय ने? बस इसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। इसके चारों ओर घनी धुंध छाई हुई है। अगर ये मान भी लिया जाए कि अरविंद बालाजी के बेटे ललित का दोस्त नहीं था, वो भी बालाजी का एक कारिंदा था, लेकिन ये प्रसिद्ध कर दिया गया था कि वो बालाजी के बेटे ललित का मित्र है। फिर भी अरविंद बालाजी का हत्यारा नहीं हो सकता, जबकि बालाजी जब तब उसे मोटी रकम देता रहा था। अगर अरविंद को ब्लैकमेलर मान लिया जाए तो भी वो हत्यारा नहीं हो सकता। कोई भी ब्लैकमेलर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी हलाल नहीं करता। इसलिए बालाजी का हत्यारा कोई और है, और अरविंद इस समय हत्यारे की कैद में है। हत्यारा बहुत ही होशियार था। बालाजी की हत्या करने के बाद वह अरविंद को पकड़ कर ले गया और फिर उसके कमरे में चोरी करने के लिए पहुंच गया। किन चीज़ों की चोरी करने गया था वो, इसका पता अभी कैसे चल सकता है? अब एक आदमी और सामने आ गया है, मेकअप बनाकर अरविंद के कमरे में चोरी करने वाला नौजवान। हाँ, इस मर्डर केस के पीछे बहुत सी ताकतें लगती हुई हैं, वैसा मालूम पड़ रहा है। बहरहाल हमें उस मासल बदन की औरत और लंबे तड़ंगे आदमी की तलाश के लिए दौड़ धूप शुरू कर देनी चाहिए। और इस सिलसिले में मुझे एक बात और सूझी है। मैं सोच रहा हूँ कि वो औरत और वो लंबे तड़ंगा आदमी कहीं बालाजी की फैक्ट्री में काम ना करते हों। इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी देर बाद फैक्ट्री खुल जाएगी। आप डोरा और सुधील को होटल से लेते जाइए। फैक्ट्री के मैनेजर से सुधील का परिचय इस प्रकार कराइए कि ये नया डीएसपी है, 2-4 दिन में चार्ज लेने वाले हैं, और डोरा इनकी पत्नी है। नए डीएसपी आपकी फैक्ट्री देखना चाहते हैं। वाह, बहुत खूब, ये ठीक रहेगा। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा और होटल से सुधीर और डोरा को लेकर फैक्ट्री चला जाऊँगा। कुछ मिनट के बाद इंस्पेक्टर राठी की जीप स्प्रिंग टाइम होटल के लॉन में पहुंचकर रुक गई। मेजर जीप से उतर गया और हाथ हिलाता हुआ बोला, सो लॉन्ग इंस्पेक्टर साहब। मेजर अपने स्वेट में पहुंचा तो उसके साथ ही तैयार होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। मेजर ने उनको मिस कुंजलता कोठारी से हुई मुलाकात का हाल विस्तार से सुनाया। ये तो गजब का केस है। इस केस की कड़ियाँ आपस में जुड़ती चली जा रही हैं और नई कड़ियाँ आती जा रही हैं। हाँ मालती, डोरा सुधीर, थोड़ी देर में इंस्पेक्टर राठी आएंगे। तुम दोनों उनके साथ बालाजी की फैक्ट्री देखने जाना, और वहाँ तुम्हें उस मोटी औरत और लंबे तड़ंगे आदमी की तलाश करनी है। हाँ, हम तो तैयार हैं। मुझे तो कल रात से क्रोकोडाइल याद आ रहा है। जब हम बम्बई से चले थे तो वो अपने दरबे में कूं कूं कर रहा था, जैसे हमसे कह रहा हो, मुझे भी साथ ले चलो। हम बेचारे को बेकार ही छोड़ आए। हमें क्या पता था यहाँ एक ऐसा जटिल और चंभों से भरपूर मर्डर केस का सामना करना पड़ेगा। मालती ने कहा, फिर मेजर से बोली, कई दिनों से मुंह का जायका नहीं बदला। क्या मतलब?
आपने कोई शेर ही नहीं सुनाया, मालती ने शिकायत भरे स्वर में मेजर से कहा। अच्छी बात है, तुम्हारे मुंह का जायका मैं अभी बदल देता हूँ, मुलायजा हो। तारे गिने ना आहें भरी, आंसू पी गए फुरकत में उनकी, हम तो रमी खेलते रहे। आप तो बड़ी गहराइयों में गोते लगाने लगे हैं, आजकल प्रेमी ऐसे ही होते हैं, मालती ने दाद देते हुए कहा। मेजर के साथी उसकी और प्रशंसा भरी नज़रों से देख रहे थे। मालती, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास ले आओ, मेजर ने कहा और जेब में से प्लेटिनम का वो टाइपिन निकाल लिया जो वो मिस कोठारी से मांग कर लाए थे। वो टाइपिन हरदेव कोठारी का था। सुधीर, डोरा, सुनील और सोनिया उस टाइपिंग की ओर देखने लगे। ये आप कहाँ से लाए? अभी तुम्हें बताया ना कि मैं मिस कोठारी से मिलकर आया हूँ। ये टाइपिन हरदेव कोठारी का है। सवाल ये उठता है कि हरदेव कोठारी ने अपना घर छोड़ते हुए समय 10,000 रुपये का चेक तो दिया, लेकिन ये टाइपिंग क्यों दिया? और टाइपिंग देकर खत लिखकर ये साफ क्यों नहीं किया कि वो उसे क्यों छोड़े जा रहा है? मेजर मैग्नीफाइंग ग्लास से टाइपिन पर खुदे अक्षरों को देखने लगा। उसे वो बहुत पुराना दिखाई दिया। पहले तो उस पर खुदे अक्षर उसे समझ में ही नहीं आए, लेकिन अंत में वो इस परिणाम पर पहुंचा कि इस पर तेलुगु भाषा में कुछ खुदा हुआ है और एक ऐसा निशान बना हुआ है जैसे दक्षिणी भारत के निवासी अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। सोनिया, तुम आजकल तेलुगु सीख रही हो ना? जब हम बम्बई से रवाना हुए थे तो मैंने तुम्हारे हाथ में तेलुगु इंग्लिश की एक डिक्शनरी देखी थी। जरा लेकर आना वो डिक्शनरी। सोनिया डिक्शनरी ले आई। मेजर बलवंत ने 10-15 मिनट तक दिमाग लड़ाया, फिर उनके होठ गोल हो गए और सीटी बजने लगी। कोई भेद खुला? सोनिया, जल्दी से एक घिसा हुआ पुराना सूट निकाल लाओ। मैं एक गरीब बूढ़े का मेकअप बनाकर कहीं जाना चाहता हूँ। मेकअप में आप क्यों जाना चाहते हैं? प्लेटिनम की स्टाइपिन पर चीज़ें गिरवी रखने वाली एक दुकान का पता खुदा हुआ है। अगर कोई आदमी चीज़ गिरवी रखने के बाद वापस नहीं ले जाता तो गिरवी रखने वाला उस चीज़ को अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए उस पर अपना ठप्पा लगा देता है। इसके बाद उसे उस चीज़ को बेच डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मैं ये टाइपिन लेकर उस दुकान में जाना चाहता हूँ जिसका पता इस टाइपिन पर खुदा हुआ है। मेजर बोला और उठकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक बूढ़े का मेकअप बनाकर बाथरूम से निकल आया। सोनिया ने एक घिसा हुआ पुराना सूट निकाल कर उसे दे दिया। मेजर ने पार्टीशन के पीछे जाकर कपड़े बदले। कुछ मिनट के बाद वो सड़क पर पहुंच गया और टैक्सी किया इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक खाली टैक्सी उधर से गुजरी तो मेजर ने रुकवा ली। ड्राइवर ने टैक्सी रोक तो ली, लेकिन फिर पछताने लगा। मेजर को देखकर ये सोचने लगा कि ये गरीब बूढ़ा टैक्सी का किराया दे भी सकेगा या नहीं। टैक्सी ड्राइवर के चेहरे को देखकर मेजर उसके विचारों को भाप गया। उसने कोट की भीतरी जेब में हाथ डालकर पर्स निकाला और 10 रुपये का एक नोट टैक्सी ड्राइवर को थमाकर बोला, मेरे कपड़े देखकर तुम घबरा गए? उसने पर्स खुला ही रहने दिया। वो नोटों से भरा हुआ था। उसने जानबूझकर पर्स खुला रखने छोड़ा ताकि टैक्सी ड्राइवर पर्स में भरे नोटों को देख सके। हाँ, वो माफ़ कीजिएगा, ड्राइवर ने कहा और टैक्सी से उतरकर पिछला दरवाज़ा खोला और फिर मीटर डाउन करने के बाद टैक्सी स्टार्ट कर दी। वो समझ गया ये बूढ़ा बहुत मालदार है, लेकिन कंजूस भी बहुत है। कहाँ चलिएगा? टैक्सी के ड्राइवर ने पूछा। होनाली रोड चलो। थोड़ी देर बाद टैक्सी होनाली रोड के सिरे पर पहुंच गई। यहीं रोको, मेजर ने कहा और टैक्सी के मीटर की ओर देखने लगा। किराया 8 रुपये 60 पैसा बना था। बाकी पैसे तुम रख लो। वो 10 रुपये का एक नोट टैक्सी ड्राइवर को पहले ही दे चुका था। मेजर की बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर और भी हैरान हुआ। कंजूस होते हुए भी बूढ़े का दिल बहुत बड़ा है। दुकानों पर लगे बोर्ड पढ़ता हुआ मेजर आगे बढ़ने लगा। मेजर को अधिक दूर नहीं चलना पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बोर्ड दिखाई दे गया जिस पर लिखा था नीलगिरी पान शॉप। मेजर मुस्कुराया और उस दुकान की ओर बढ़ गया। दुकान की सीढ़ियों पर लंबे कद का एक दक्षिण भारतीय खड़ा था। उसके सर पर एक चपटी सी टोपी थी, गेरुआ कुर्ता, कंधे पर सफ़ेद चादर और सफ़ेद लुंगी पहने था। उसके माथे पर 4 लकीरों वाला सफ़ेद तिलक था। एक औसत क्लास के बूढ़े को दुकान की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखकर वो आदमी बहुत गंभीर हो गया। आइए, उसने अपने खास लहजे में कहा। मैं प्लेटिनम का एक टाइपिंग गिरवी रखना चाहता हूँ। मेरे पास अब बस यही एक चीज़ रह गई है जिसके एवज में मुझे कुछ रुपए मिल सकते हैं। दिखाइए। मेजर ने कोट की जेब में से टाइपिंग निकालकर दुकानदार को दिया। दुकानदार ने उस टाइपिंग को चील की आंखों वाले अंदाज से देखा। ये तो हमारे दुकान की संपत्ति, आपके पास कहाँ से आया? इसकी तुम्हें एक कौड़ी नहीं मिलेगी। जहाँ की चीज़ थी वहाँ पहुँच गई। मेजर बहुत चक्कर रह गया।
लेकिन जल्दी ही संभल कर बोला, ये तुम्हारी दुकान की प्रॉपर्टी थी, लेकिन तुमने इसे बेच दिया था। अब ये तुम्हारी कैसे रह गई? तुम मुझे ये बताओ, इसके बदले कुछ दे सकते हो या नहीं? दादा, दुकानदार ने दुकान के दरवाजे की ओर मुंह करके आवाज़ दी। 2-3 मिनट के बाद भीतरी दरवाजे में से एक बूढ़ा दक्षिण भारतीय अंदर आया। वो बनियान और लुंगी पहने हुए था। वो शायद उस नौजवान दुकानदार का पिता था। बाप बेटे की नज़रें मिली। उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा और फिर अपनी भाषा में 2 मिनट तक बातें करते रहे। बूढ़े दुकानदार ने अपने बेटे के हाथ से टाइपिन ले लिया। 1 मिनट तक वो उसे देखता रहा, फिर मेजर की ओर देख कर मुस्कुराने लगा। वो पुराना घाघ दुकानदार था। ये टाइपिन आज से 7 साल पहले आसाम का रहने वाला एक आदमी गिरवी रख गया था, कुल 50 रुपये में। हम गिरवी रखी हुई चीज़ों को वापस ले जाने के लिए 6 महीने की मोहलत देते हैं। इसके बाद वो चीज़ हमारी हो जाती है। उसका नाम जोसेफ सिंगमा था। वो 6 महीने में टाइपिन लेने नहीं आए, तो इस पर हमने अपनी दुकान का ठप्पा लगा लिया। ये टाइपिन 2.5 महीने और हमारे पास पड़ा रहा। एक दिन एक बूढ़ा आया, सर पर गुच्छेदार सफ़ेद बाल, दुबला पतला, चेहरे पे हल्की हल्की झुर्रियाँ, रंग हल्का पीला। ओह, मेजर के मुंह से निकला। बूढ़ा दुकानदार हरदेव कोठारी का हुलिया बता रहा था। वो बुढ़ा जोसेफ सिंगमा का रुक्का लाया था, जिसमें लिखा था कि टाइपिन छुड़ाने की तारीख तो निकल चुकी है, लेकिन अगर वो दुकान में मौजूद हो तो रुक्का लाने वाले को दे दी जाए और जितनी रकम चाहे इससे ले ली जाए। हमने टाइपिंग के 225 रुपये मांगे और उस बूढ़े ने हमें दे दिए। हमें टाइपिंग को गिरवी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें इसके साथ कोई झगड़े वाली बात लगती है। झगड़े वाली बात? मेजर के मुंह से निकला। जी हाँ, 6 महीने हुए एक बहुत ही भयानक किस्म का आदमी हमारे पास आया था। उसने आकर कहा, मैंने सुना है प्लेटिनम का एक टाइपिन तुम्हारे पास है। मैंने उससे कहा, प्लेटिनम के टाइपिन कई साल पहले हमारे पास थी, लेकिन एक बूढ़ा उसे वापस ले गई और इस बात को भी कई बरस बीत चुके। ये सुनकर वो आदमी बहुत निराश हुआ। फिर बोला, अगर उस टाइपिंग को आप कोई लेकर आए तो मैं उसके 1000 रुपये दे सकता हूँ। वो अपना पता छोड़ के गया। हम इस टाइपिंग के आपके 150 रुपये देकर साफ 850 रुपये कमा सकते, लेकिन हम सीधे साधे दुकानदार कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। हम आपको उस आदमी का पता दे सकते हैं। आपको हमसे इस टाइपिंग का क्या मिलेगा? अगर आपको रुपयों की सख्त ज़रूरत है और आप ज़्यादा रकम लेना चाहते तो उस आदमी के पास चले जाइए, आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। जो आदमी आपके पास आया था उसके बारे में आपकी राय ये है कि वो बहुत ही भयानक आदमी था। किस लिहाज से भयानक था? उसके बाल घुंघराले थे, बड़े बड़े गुच्छों की तरह उसकी दाढ़ी और मूंछें साफ बता रही थी। वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी है। दोनों आंखों के नीचे चाकू से कटने का निशान था। आंखें लाल लाल थी। उसके बोलने का अंदाज भी बहुत भोंडा था। बूढ़े दुकानदार ने बताया। आप उसका पता मुझे दे दीजिए। बूढ़ा दुकानदार दुकान में अपनी कुर्सी पर जा बैठा। उसने डायरी उठाई, उसके पन्ने पलटने लगा। फिर उसने एक छोटा सा कागज़ निकाल कर मेजर को दे दिया। उस कागज़ पर बड़े बेतरतीब अंदाज में एक पता लिखा हुआ था। उसे साफ मालूम हो रहा था कि जिस आदमी ने पता लिखा वो बहुत कम पढ़ा लिखा है। पता था। जब मेजर उस कागज़ पर लिखे पते को पढ़ रहा था तो बूढ़े दुकानदार ने कहा, ये इलाका ही ऐसा है, जरा संभल कर जाना पड़ता। रेवाड़कर ने कहा था कि वो शाम को मिलता है। मेजर ने कोई उत्तर नहीं दिया। रेवाड़कर वो आदमी था जिसने उसे पता दिया था। मेजर ने कोई उत्तर नहीं दिया और सोचता हुआ दुकान से बाहर आ गया। एक बात का पता चलता है तो वो कुछ और आगे धकेल देती है। बस चलते ही रहो, ये वाली कहावत है इस केस में तो। मेजर ये सोचता हुआ सड़क पर आ गया और एक टैक्सी में बैठकर अपने होटल की ओर चल दिया। सोनिया, सुनील और मालती मेजर का इंतज़ार कर रहे थे। बात कुछ आगे बढ़ी? मालती ने आते ही पूछा। बात तो आगे ही बढ़ती जा रही है। मेजर ने उसे सारी पान शॉप की कहानी सुना दी। शाम को हम लोग भी चलेंगे। हाँ, और बड़ी होशियारी से जाना होगा। मैं तो इसी मेकअप में चलूँगा, लेकिन तुम सब मवालियों के मेकअप में चलोगे। अगर तुम्हें झड़प भी लेनी पड़े तो लेनी होगी और ये प्रकट करना होगा कि तुम सचमुच मवाली हो। अगर मैं कोई खतरा देखूंगा तो फायरिंग सिग्नल दे दूंगा। ओके? मेजर ने अपने साथियों से कहा। बिल्कुल ठीक। 1 घंटे के बाद डोरा और सुधीर भी लौट आए।
क्या वो आदमी और वो लंबा सा आदमी और वो औरत मिले? फैक्ट्री में तो हमें कोई भी शक लगने वाला आदमी नहीं दिखाई दिया, डोरा बोली। खैर, आज शाम के मोर्चे का परिणाम देखना होगा। मेजर ने कहा, उन्हें भी सारी बात बता दी। शाम के 5 बजे मेजर ने अपने साथियों को दुल्गी गुड्डी जाने का आदेश दिया। वे मवाली स्त्री पुरुषों के वेश में दुल्गी गुड्डी की ओर चल पड़े। मेजर ने अपने साथियों को पहले इसलिए भेज दिया था कि वो वहां पहुंचकर जो पता बताया गया था उसके मकान या बिल्डिंग के आसपास का निरीक्षण कर लें और पता करें कि वहाँ का वातावरण कैसा है। और जब मेजर वहाँ पहुँचे तो उसे सिग्नल देकर बता दें कि वातावरण में गर्मी है या नहीं। सुनील, सुधीर, डोरा, मालती और सोनिया मवालियों के वेश में दुल्गी गुड्डी में पहुँच गए। इलाके में पहुँचते ही उन्होंने L438 जो कि पता था उस बिल्डिंग की शोहरत सुन ली। इस बिल्डिंग में जुआ होता था, नंगा नाच होता था, नाजायज शराब, अफीम, चरस और गांजा मिलता था और इस बिल्डिंग का मालिक रिवाड़कर कुट्टी था। अभी उन्होंने इलाके का चौथा चक्कर ही लगाया था कि उन्होंने अपने आसपास कुछ स्त्री पुरुषों को मंडराते हुए देखा। ए सुखिया, हमारी रोटी के हिस्सेदार ये लोग कहाँ से आ गए? हम तो पहले ही भूखे हैं, नए भूखे यहाँ और आ गए, जैसे हलवा बट रहा हो। एक औरत बोल उठी जिसने अपने कल्ले में पान दबा रखा था। ये मर्द हैं, हमारे मर्द तो नामर्द हैं। इतनी देर से यहाँ घूम रहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इन्हें मार भगाता। बिल्ली घर में शेर बनी बैठी है। दूसरी औरत बोली, ओ सुखिया, तेरी जीभ मुंह में क्यों नहीं रहती? हम अभी इनके रंग ढंग देख रहे हैं। हमारी जेब पर कोई हाथ डाले और हम चुप रहे, गला ना काट डालें उसका। ठीक कह रहे हो बांगर, इनको आराम से घूमने दो, अभी निपट लेते हैं इनसे। ऐसा दुम दबाकर भागेंगे कि पलट कर भी यहाँ ना देखेंगे। अम्मा यार, हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, कहो तो मैं अभी जाकर इन्हें 2-2 हाथ दिखाऊं? नहीं, पहले मुझे जाने दो और पूछने दो किस इरादे से ये लोग यहाँ आए हैं। उनमें से एक मवाली ने कहा। उसने बीड़ी सुलगाई और कूलों पर हाथ रखकर सोनिया, सुनील, डोरा, सुधीर और मालती की ओर बढ़ा। मेजर के साथियों ने बांगर को अपनी ओर आते देखा। वे संभल गए। वे उन लोगों की दबी दबी बातों से जान गए थे कि इनका इरादा अच्छा नहीं है। बांगर जब उनसे 1 गज की दूरी पर रह गया तो उसने अपनी अंटी में से चाकू निकाला और डोरा, सोनिया, सुधीर, मालती और सुनील के सामने जोर से ज़मीन पर दे मारा। चाकू उन लोगों से 2 गज दूर ज़मीन पर जा पड़ा। ये हद है, इसे पार ना करना। और बताओ, कहाँ से आए हो? बम्बई से, सुधीर ने कहा। इतने बड़े शहर में क्या काल पड़ गया था जो यहाँ चले आए? समझ रहे होंगे कि यहाँ तो पूड़ियाँ बट रही हैं। बांगर के साथी उनकी बातें सुन रहे थे। आते जाते कुछ और लोग भी रुक गए थे। ज़रूर कोई ना कोई तमाशा होगा। अम्मा क्या बात कर रहे हो? बम्बई का चस्का किससे छूटता है? हम तो सैर करने निकले हैं। टीपू सुल्तान का जश्न हो रहा है, सोचा चल कर देखें इस छोटे से शहर में हमारी बिरादरी के लोगों का क्या हाल है। हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, हम भी ऐसे वातावरण में पले बड़े हैं। जी मैं आया अपने भाइयों के इलाके में चक्कर लगा कर आए, जैसा देख कर तो आए। ओ ये बात है, फिर तो तुम हमारे मेहमान हुए, बांगर ने कहा और अपना हाथ मालती की ओर बढ़ा दिया। मालती ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया तो बांगर अपना हाथ झटकने लगा। अबे ओ बांगर, हाथ टूट गया क्या? दूसरे ने मजाक में कहा। हमारी बिरादरी के लोग हैं, मुंबई से सैर करने को आए, मेहमान हमारे। तुम्हारा ख्याल गलत था, हमारे पेट पर लात मारने नहीं आए। मुंबई के बदमाश बड़े शहर के उचक्के, हम छोटे बदमाश छोटे शहर के उचक्के। बांगर, ये ठीक है, ये हमारे मेहमान हैं, लेकिन ये तो देख लो कितनी जान है, एक पकड़ तो होनी ही चाहिए। बांगर ने सुधीर की ओर देखा। सुधीर ने रधिया की ओर देखते हुए कहा, तुमने हमें अपना मेहमान मान लिया, एक आध पकड़ में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये दोस्ताना पकड़ होगी, आपस का मुकाबला होगा। बोलो मंजूर? मंजूर? तो पहला वार तुम करो, सुधीर ने बांगर से कहा। बांगर ने पैतला बदला और अपने दाएं हाथ से वार करने का धोखा देकर बाएं हाथ का मुक्का सुधीर पर चलाया, लेकिन सुधीर ने झपट कर दोनों हाथ से बांगर की कलाई पकड़ ली और फिर उसे तेजी से कंधे पर चढ़ाकर धीरे से ज़मीन पर पटक दिया। अगर तुम हमारी बिरादरी के ना होते ना, तो तुम्हें इतनी जोर से ज़मीन पर पटकता कि 7 दिन तक चारपाई से ना उठ पाते। बड़े शहर के नामी बदमाश होते हैं, ये साबित हो ही गया, सुखिया बोली। और फिर उसने रधिया से कहा, छिनार, बड़ी चबड़ चबड़ कर रही थी, अगर दम हो तो पकड़ लो उस छोरी को।
सुखिया ने डोरा की ओर इशारा किया। रधिया ने थोड़ी सी पी रखी थी। वो मर्द पहलवान की तरह जांग थपकती हुई आगे बढ़ी। उसने डोरा के पास जाकर पहलवान की तरह अपनी बाहें आगे की ओर फैलाकर और कंधे उचकाकर छलांग लगा दी और डोरा को बाहों में लपेटकर उससे लंगड़ी मारी। डोरा फौरन पीछे हट गई और उसने पीछे से अपनी दोनों बाहें रधिया की कमर में लपेट दी और फिर फौरन ही दोनों बाहें रधिया की बगलों में से निकालकर उसकी गर्दन दबोच ली और फिर उसे सीधा खड़ा कर दिया। रधिया ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो डोरा को पकड़ नहीं सकी और ना ही वो उसकी पकड़ से निकल सकी। डोरा ने उसे टस से मस ना होने दिया। 5 मिनट तक जोर लगाने के बाद रधिया ने जैसे हार मान ली और डोरा ने उसे छोड़ दिया। देख लो, ये दोस्ताना और आपस का मुकाबला था। अब सुधीर ने कहा, हम अगर तुम्हारे मेहमान हैं तो मेहमानों की कुछ खातिरदारी करो। ऐसे क्या लड़ना बिगड़ना शुरू कर दिया तुमने? चलो सामने चलो, शराब खाना और नाच घर है। बांगर के साथी मेहमानों के दाव पेच देखकर बहुत खुश हुए थे। वो सब उनको साथ लेकर सामने रेवाड़कर के अड्डे में आ गए। जो लोग यहाँ अक्सर आते रहते थे, सोनिया, डोरा, मालती, सुनील और सुधीर के नए चेहरे देखकर सीढ़ियाँ बजाने लगे, लेकिन उनके साथ इस इलाके के नामी बदमाशों को देखकर वो दबी जबान में बातें करने लगे। माल बुरा नहीं है, इम्पोर्टेड माल है, बांगर का खुशामद करनी पड़ेगी, एक आदमी बोला। लंबा चौड़ा हॉल सिगरेटों के धुएं और शराब की गंध से भरा हुआ था। एक और स्टेज पर एक अर्धनग्न नर्तकी नाच रही थी। सीढ़ियाँ बज रही थीं, आवाज़ें कसी जा रही थीं, नारे लग रहे थे। सुधीर ने धीरे से डोरा के पास होठ ले जाकर कहा, डोरा बाहर जाओ, मेजर साहब पहुंचने वाले होंगे, तुम सिग्नल दे देना कि सब ठीक है। डोरा बाहर चली गई। 5 मिनट के बाद उसने मेजर को आते हुए देखा तो रुमाल से सिग्नल दे दिया कि सब सही है। उस समय शाम के 6:15 बजे थे। डोरा का सिग्नल पाकर मेजर बहुत खुश हुआ। हॉल के अंदर सुधीर ने देखा कि मेजर ने उनको रिवार्ड कर कुट्टी का जो हुलिया बताया था, उसी हुलिये का एक आदमी अपने कर्मचारियों को हिदायतें दे रहा था और दौड़ दौड़ कर इधर से उधर जा रहा था। आज उसका कारोबार खूब चमक रहा था, इसलिए कुट्टी में बहुत ज़्यादा फुर्ती आ गई थी। मेजर हॉल में पहुंचा। उसने कंधे से ट्रे लटकाए सिगरेट बेचने वाली एक लड़की की ओर देखा। उस लड़की ने आंख दबा दी। लंबे चौड़े हॉल में बैठे नशे में धुत एक आदमी ने कहा, यहाँ बुड्ढे भी आने लगे? बस आंख सेकने, हे। दूसरे आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया। मेजर ने हॉल में नज़र डाली। उसने रिवार्ड कर कुट्टी को पहचान लिया। वो उसके पास चला गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। क्या है? फटे हाल बूढ़े को देखकर उसे नाक बहुत चढ़ा ली। मुझे मालूम हुआ है तुम प्लेटिनम के एक टाई पिन में दिलचस्पी रखते हो। हाँ, प्लेटिनम का टाई पिन कहाँ है? वो मेरे पास है। मुझे ये भी पता चला है तुम वो टाई पिन के 1000 रुपये देना चाहते हो। 1000 रुपये कम है, 1500 रुपये में मैं तुम्हें दिला दूंगा वो टाई पिन। आज तो मैं आँख झपके बिना 1500 रुपये लौटा सकता हूँ। तो मैं टाई पिन निकालूँ? यहाँ नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि सबकी निगाह उस पर पड़े। 5-6 मिनट इंतज़ार करो, अभी आता हूँ, रुपये लाऊं? कुट्टी बोला और दाईं और नाच की स्टेज पर चढ़कर उसने पर्दे के पीछे गायब हो गया। वो 10 मिनट बाद लौटा। उसने मेजर के पास आकर कहा, रुपये लाया हूँ, लेकिन सौदा यहाँ नहीं होगा। ऐसा करो, इस बिल्डिंग के पीछे चले जाओ, वहाँ एक नाला है, उसके किनारे पेड़ है। किसी पेड़ के पीछे खड़े होकर मेरा इंतज़ार करना। मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तो लोगों को शक हो सकता है। मेजर ने हॉल में से जाने से पहले नाक पहुंचने के बहाने अपनी जेब में से रुमाल निकाला और अपने साथियों को सिग्नल दिया कि वो बिल्डिंग के पिछवाड़े जा रहा है। साथियों को सिग्नल देकर वो बिल्डिंग के बाहर निकल रहा है। दुर्गी गुड्डी इलाके के गुंडे अपने मेहमानों की डट कर खातिर कर रहे थे। शराब आ रही थी, कबाब, कटलेट, कतले, कलेजी और चाप आ रहे थे। यहाँ धुएं से दम घुटने लगा है। अगर इजाज़त हो तो जरा 5-7 मिनट ताज़ा हवा खाऊं। सुधीर ने बांगर से कहा। हाँ, मगर ज़्यादा बत मत लगाई हो, राधिका बोली। वो मेहमानों की खातिर करने में सबसे आगे थी। हाँ, अभी आए। और ये कहकर सुधीर के साथ डोरा, मालती, सोनिया और सुधीर भी उठ गए। वे बिल्डिंग के पिछवाड़े पहुंचे। मेजर ने एक पेड़ के पीछे से रुमाल से सिग्नल दिया कि वो जरा दूर जाकर बिखर जाए। मेजर के साथियों ने ऐसा ही किया। मेजर कुट्टी का इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट बीत गए, कुट्टी का नामो निशान नहीं था। 5 मिनट और बीते। मेजर कुट्टी की बिल्डिंग की ओर देखने लगा। सहसा उसने महसूस किया कि जैसे 2 आदमियों ने अचानक उसे पीछे से जकड़ लिया हो। उसने मुड़कर देखा।
सचमुच 2 आदमियों ने उसे पीछे से जकड़ लिया था। उन दोनों के पीछे और 2 आदमी खड़े थे।